प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे बालक जी, हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 होगा ये। और आप कह रहे हो वैसे कि आप तो सिलेबस बहुत धीरे धीरे ले चल रहे हैं, हमारा बोर्ड एग्जाम आ रहा है। तो बच्चों जी, मैंने बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बता दिया सोल्यूशन क्या है। आपको कुछ नहीं करना है प्यारे जी, जितना आपको पढ़ा दिया गया उसको रिविजन कर लेना है। और आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस क्या करना है, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक दो प्रकार के हैं अपने पास। कुछ बच्चों ने टारगेट वाला खरीदा होगा और कुछ बच्चे को दिया गया है अपने ये ब्रिलियंट का। दोनों क्वेश्चन बैंक से आपको क्वेश्चन बैंक तय करने थी, प्रैक्टिस करना है। देखिए, क्वेश्चन बैंक सिर्फ सेम होता है, इसमें क्या है, पेपर जैसा दिया है उसमें आपको ब्रिलियंट में टॉपिक बाई टॉपिक दिया है। तो आप टॉपिक बाई रिवीजन करें तो भी बेहतर, आप पूरे चैप्टर को होल चैप्टर को रिवीजन करें तो भी बेहतर। कहीं कहीं से जो चैप्टर को नहीं पढ़ेगा वहाँ तक तकलीफ आ सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ, जैसे आप गया आप रिविजन करने, जैसे हिंदी का ही ले लें। ये तो व्याकरण है, तो व्याकरण तो बिल्कुल आपको थोड़ा सा पढ़ना ही पढ़ना है। व्याकरण आपको थोड़ा सा पढ़ाया भी गया है और व्याकरण आप खुद से पढ़ते होंगे। जैसे ही आ गया कि पापत्ति किस चीज़ पर लेटी हुई थी, तो अपने वर्णिका पढ़ा होगा तो आप इसको बिल्कुल आसानी से कर देंगे। धरती कब तक घूमेगी, वर्णिका से। सीता के कितने लड़के थे, और ये चलो व्याकरण आ गया। भाव का उच्चारण आसान व्याकरण है। जिंदगी और जो किसकी रचना है, एक राइटर से है, पढ़ाया गया होगा आपको। बहादुर अपने पढ़ लिया है, लेखक। ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये तो हिंदी क्या हो गया। ऐसे ही आप जाके आप संस्कृत पे प्रैक्टिस करेंगे, आप एसएसटी में प्रैक्टिस करिएगा। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी देखना आपको ज़रूरी है। ज़्यादा इंग्लिश तो नहीं बोलूँगा अभी आपको इस सिचुएशन पर। हाँ, आपका और सिलेबस पूरा कवर हो गया, आप अच्छे से तैयारी कर चुके हैं, तो आप जा सकते हैं। संस्कृत को भी थोड़ा ज़्यादा समय दे दीजिएगा, अभी कम। मैथमेटिक्स सॉल्व कीजिए, डिटेल में पढ़ाया गया और इतना भयंकर पढ़ाया गया सर आपको मैथ की। जहाँ तक पढ़ाया गया है उतना अच्छा से पढ़ा दिया गया है कि आपके क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। ठीक, चलो हो गया। तो डरने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है बच्चा जी, आप बिल्कुल अच्छे पढ़ें। आप क्लास 12 के भी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मैं आपको दिखाया था कि जब बच्चे यहाँ पर मेरे पास से पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल क्लास 12 वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपको वहाँ तक पढ़ा दिया गया है अच्छे से। चलो, तो थोड़ा सा मैं क्या करूँगा बच्चा जी, थोड़ा सा रिवाइज कर लूँगा। और मुझे थोड़ा सा एरर दिखा था ऑफलाइन में, बच्चे ने देखा एक नोमेनक्लेचर में आप जो क्वेश्चन जो करा रहे थे, तो वहाँ थोड़ा सा एक मिस्टेक है, तो उसको पहले मैं करेक्शन करूँगा यहाँ पर। आप भी अपने नोट्स में कर लीजिएगा और फिर आगे चलते हैं। ये तो आज पढ़ाना है कंटेंट, आज के कंटेंट है सब। इसी में कहीं दिखा था, ये तो इधर था ब्रोमो वाला, जहाँ पर दो दो ब्रांच लगे थे, ये वाला में। देखिए बच्चे जी, अगर यहाँ बताता हूँ और यहाँ 2 लिख दिया हूँ मैं, तो इसका मतलब कार्बन 2 बंध बना चुका है। ठीक, CH2 का मतलब क्या होगा बच्चे, इसको मैं एक बार पूरा खोलूँ तो थोड़ा आपको मैं एक रफ पेज भी लेके आ रहा हूँ, उस पर भी ज़रूरी है आज। इसको मैं अगर खोल दूंगा CH2 को, अगर, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ब्रोमीन लगा है तो बच्चे अगर मैं इसको खोलूँगा तो ये सब मेरा बन जाएगा। CH2 का मतलब होगा कि C के पास मेरा 2H तो पहले से ऑलरेडी लगे थे। चल 2H ऊपर लगा लेता हूँ, 2H ऊपर लगे हुए हैं और इधर बॉन्डिंग, इधर बॉन्डिंग, इधर ब्रोमीन लगा है। तो कितना बॉन्डिंग हो जाएगा, 2 उधर, 3 4 और एक ब्रोमीन 5, तो गलत हो जाएगा। तो ये वाला 2 आप काटेंगे, यहाँ पर 2 नहीं होता है, ये 2 हटा देंगे। ठीक, हाँ, अब आपका क्वेश्चन होगा सही। हाँ, एक बार नोमेनक्लेचर में जहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड में। हाँ, ये देखिए, ये ट्रिपल बॉन्ड है। अभी बताइए जी, ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगता है, आप ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में तो आइन लगता है, क्या लगता है, आइन। और यहाँ पर क्या लग गया बच्चा जी, यहाँ पर लग गया इन, यहाँ वहाँ आइन लगता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चले, हो गया, ये छोटा सा करेक्शन था। और इसके बाद बच्चा जी आपको थोड़ा सा मैं जो चैप्टर लास्ट में पढ़ाए हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ, ये वाला। उसके बाद आज के हम चलेंगे लेक्चर में। देखो, जैसे मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप जो पढ़े थे पिछले लेक्चर में 5 नंबर में, कि जब भी अगर हम किसी हाइड्रोकार्बन का, हम बच्चे जी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो डायरेक्ट आपको हाइड्रोकार्बन से एल्कोहल बन जाएगा, सॉरी एसिड बन जाएगा। फिर से सुनने में क्या बोल रहा हूँ, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक एजेंट होगा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, उसके
प्रेजेंट में हाइड्रोकार्बन से हम रिएक्शन कराएंगे तो डायरेक्ट मेरा हाइड्रोकार्बन से ओइक एसिड बन जाएगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। लेकिन अगर देखें यहाँ पर जैसे एल्केन है, कोई एल्केन हो सकता है, मिथेन मिथेन कुछ भी समझे, यहाँ पर KMnO4 ये क्या है, स्ट्रॉन्ग। देखिए दो याद रखिएगा, एक तो ये KMnO4 और एक पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दो जो हैं ये वाले और ये वाले, ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये डायरेक्ट इससे अगर आप इनको कोई एल्केन बोले तो कोई हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन कराते हैं तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर देखें एसिड प्राप्त हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड, मतलब यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर हाइड्रोकार्बन है, आपने ये नहीं मिलाया है, ये वाला एजेंट नहीं है, कुछ नॉर्मल होंगे, इससे कम, थोड़ा कम प्रतिक्रियाशील होंगे, मतलब थोड़े से मतलब मध्य किस्म के होंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होंगे थोड़ा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, थोड़ा सा वीक होंगे, तो पहले आपका हाइड्रोकार्बन से पहले अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल बदलेगा, फिर अल्कोहल से थोड़ा सा उसमें और कराएंगे रिएक्शन तो एल्डिहाइड बनेगा, फिर और रिएक्शन हो तब जाके आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, इतने फेज के बाद। लेकिन आप चाहते हैं डायरेक्ट इससे ये बना होगा, जब भी इससे ये बना होगा समझ लीजिएगा कि आपका कहीं ना कहीं जो बीच में मिलाया गया हुआ ऑक्सीकारक एजेंट वो स्ट्रॉन्ग है। फिर आपने इसको पढ़ा था, एक क्वेश्चन भी सब पूछा गया था कि एल्कोहल केवल इससे बन गया है, एल्कोहल से डायरेक्ट ये बन गया है, तो क्या बात है, तो बिल्कुल आपका आंसर पता हो गया कि जैसे अल्कोहल से बना होगा तो हाइड्रोकार्बन में जरूर यहाँ पर कोई ना कोई नियम तो ये कहता है कि हाइड्रोकार्बन होगा तो पहले अल्कोहल बनेगा फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक। लेकिन अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक बन गया है, इसका मतलब यहाँ पर पूरा ऑक्सीकरण हुआ है, इसका पूरा ऑक्सीकरण हुआ है, और यहाँ पर जितने जो इसके ऑक्सीकारक एजेंट दिए गए थे वो मजबूत थे, यानी पूर्णतः जो ऑक्सीकरण हुआ है मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट के साथ में हुआ है, उसकी उपस्थिति में हुआ है। और क्या दो हो सकते हैं, KMnO4 या ये आपको पढ़ा दिया गया था, मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दिया आपको, आपका रिवीजन हो गया। चलो आज हम क्या पढ़ेंगे सर, आते हैं वहाँ पर लेक्चर नंबर हमको, चलो यहाँ से हम, आप रिवीजन खूब कीजिए बच्चे जी, नोमेनक्लेचर आप कीजिए, और आपको आज मैं नोमेनक्लेचर से ही क्वेश्चन कराऊंगा आज शुरुआत। चलो लेक्चर देखें, आपको यहाँ से क्वेश्चन करना है, मैं एक बोल रहा हूँ सवाल आपको दिया हूँ, जल्दी करें तो मैं समझ लूँगा प्यारे जी जितने पढ़े थे आपको सब कॉन्सेप्ट याद है। जिससे नहीं होगा तो भाई कहीं ना कहीं आप मेरा बात नहीं माने हैं, आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस घर पे नहीं किया है, नहीं तो इतना प्यार से पढ़ाया गया है। बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में, मैंने बच्चे ये वीडियो आप देख रहे हैं लेकिन ऑफलाइन में पढ़ाई होती है, सेम कंटेंट में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। थोड़ा ऑफलाइन में क्या है कि बच्चे के साथ ज़्यादा समय दिया जाता है, उनके साथ हम लोग साथ में होते हैं, वो डाउट पूछने बताते हैं। ऑनलाइन में क्या कि आप थोड़ा उतने डाउट पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा, लेकिन आप पूछते भी तो नहीं हैं, ठीक। तो जरूर पूछिएगा, आपको डाउट क्लियर किया जाएगा। इसका बात है जल्दी से इसका नामकरण करें, राइट द IUPAC नेम ऑफ इस कंपाउंड का, ये जो भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है इसका जल्दी से नामकरण करें। मैं देखूँ आप कितना तैयारी किए थे, समय दे रहा हूँ आपको, जल्दी कर दे। चलो हो गया प्यारे जी, चले देखिए बच्चे, थोड़ा मैंने तो खुद से बनाया है। चलो पहले मैं देखता हूँ, मैंने क्या बोला था, पहले लंबा चेन खोजिएगा, कहाँ मिले लंबा कार्बन का चेन। अगर ऐसे आएंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है सर, थोड़ा घूम के चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ओहो 7 को मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। इन ऐसे भी जाने पर 7 मिल रहा है और ऐसे भी जाने पर 7 मिल रहा है, तो बोले अब कौन सा लेंगे, आपको क्या सिखाया गया था सर, मैं अगर इधर से ले लेता हूँ तो क्या होगा, और इधर से लेंगे तो देखिए बच्चा जी 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन सर मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे तो आ ही नहीं सकते हम। ऐसे आप लेते हैं तो जो आपको ब्रांच दिख रहा है एल्कोहल वाला बहुत दूर मिलेगा आपको, और आपको बताया गया जितने
सफिक्स होंगे लगे होंगे या जो प्रीफिक्स लगे हैं उनका नंबर, इनका जो नाम है, उनकी जो पोजीशन है, कम से कम संख्या देना है। ठीक, तो अब सर आप ये तो गलत हो जाएगा आपका। तो आपका नोमेनक्लेचर इधर से होगा 1 2 3 4। देखिए देखिए बच्चा जी, मैं यहाँ पर सॉल्व किया हूँ। चलो, मैंने नाम इधर से एक दिया है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक सर, आप ऐसे भी कह सकते थे 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन आपके भाई तो पता है कि जब ऐसे करते तो आपको छठा नंबर पर आपको ब्रांच मिलता है। लेकिन मुझे तो यहाँ से लेने के बाद, यहाँ से करने के बाद मेरा फ़ायदा हो गया। पहले ही कैराउन पे मिल गया ये, पहले ही कैराउन पे ये मिल गया एल्कोहल ग्रुप। चलो सर, हो गया सर, बस इतना जो बच्चा किया होगा आपने कहीं ना कहीं अच्छे से पढ़ा है। अब नियम वही, प्रीफिक्स लगता है पहले, प्रीफिक्स खोजें, वर्ड रूट खोजें, सफिक्स खोजें। सफिक्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है प्राइमरी सफिक्स और एक हो सकता है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या कहता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इसमें क्या आता है, एल्कोहल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, ये सब आते हैं। ठीक, ऑक्सी, हाँ। चलो, प्रीफिक्स तो कुछ है नहीं इसमें, नहीं प्रीफिक्स इसमें क्या है, अगर मैं ऐसे गया हूँ, अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो मेरा एक ये बन जा रहा है, ये मेरा एक बन जा रहा है यहाँ पर प्रीफिक्स, क्योंकि मैं इधर से ले रहा हूँ ब्रांच, मैं ब्रांच ये ले रहा हूँ यहाँ से, तो मेरा एक बार यहाँ प्रीफिक्स बन रहा है, इसको लिए एक बार यहाँ प्रीफिक्स बच रहा है, एक बार यहाँ बच रहा है, 2 बार बन रहा है। तो ये किस नंबर पर बन रहा है और ये किस पर बन रहा है, दोनों की लोकेशन दिखाना है। तो ये बन रहा है 1 2, दूसरे पर ये बन रहा है ब्रांच। ठीक सर, तो लिख दिए दूसरे पर है। एक मेरा प्रीफिक्स बन रहा है यहाँ पर 5वें पर, तो 5वें पर लिख दिया हूँ 2,5। और 2 बार मिथाइल है, CH3 बता दिया मिथाइल, यहाँ पे CH3 मिथाइल। तो एक है 2 पर मिथाइल, एक बार है 5 मिथाइल, 2 मिथाइल हैं, तो डाई लगा देंगे, डाई। आपको बता दें ग्रीक वर्ड इस्तेमाल करेंगे, सिखाया गया था डाई मिथाइल। और अब मेन कार्बन चेक करेंगे तो 7 कार्बन है, 7 के लिए लगता है हेप्ट, हेप्ट। इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा है OH, तो OH में लगता है ओल। तो हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो N, तो हेप्टेन, हेप्टेन, और सब में सिंगल OH लगा है तो ओल। तो 2,5 डाई मिथाइल हेप्टेनॉल हो गया मेरा जी, हो गया सर। हाँ हाँ, सुंदर बालक है। जिन जिन बच्चे ने बनाया है सर आप बिल्कुल अच्छे हैं, और जिनसे नहीं बना आप भी अच्छे हैं। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप, अगर साइंस का स्ट्रीम आपका होना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं साइंस का विद्यार्थी बनूंगा आगे चलकर, तो आपको देखो फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे बायो से पढ़ें या मैथ से पढ़ें, फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। चलो ओके, आते हैं आज के टॉपिक पे आते हैं। आज हम पढ़ेंगे लॉ के बारे में। लॉ समझते हैं, आज कभी आपने मोमबत्ती जलाया होगा, उसमें आपने देखा होगा कि जो जलता है तो उसमें लॉ दिखते हैं आपको। तो ये लॉ के प्रकार हम पढ़ेंगे आज। देखें, चलो, तो टाइप ऑफ फिल्म के बारे में पढ़ेंगे हम। फिल्म मतलब लॉ होती है, लॉ मतलब ज्वाला, ज्वाला नहीं बोलेंगे इसको, हम लॉ बोलते हैं, अच्छा लगता है फिल्म। चलो देखो, फिल्म लॉ, तो इसको जांच पर करेंगे, इसको हम लोग जांच करेंगे कि कैसा लॉ है, कैसा जल रहा है। तो आप 2 प्रकार के देखेंगे, अगर कभी आप देखते होंगे तो आपका खूब साफ जलता है, साफ क्लियर ब्लू फिल्म के साथ पूरा नीला जलता है, नीला रंग का जलता है। कभी आप देखें थोड़ा पीला पीला जलता है रंग, कभी अपने मोमबत्ती जलते हुए देखा होगा, चाहे लकड़ी जलते हुए कुछ देखा होगा। अगर पीला जल रहा है तो समझिए कि पूरा पूरा इसका दहन नहीं हो रहा है। अगर कहीं कहीं पूरा ब्लू जल रहा है, गैस देखना, गैस थोड़ा ब्लू जलता है, लकड़ी देखना थोड़ा पीला पीला जलता है। पीला क्यों जल रहा है, यानी कहीं ना कहीं इसमें इसका दहन पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो हम कहेंगे, अब यहाँ पर हम 2 प्रकार चेक करेंगे दहन को। एक हम चेक करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, एक चेक करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दोनों का चेक करेंगे। तो दोनों का चेक करेंगे तो प्यार जी हमको मिलेगा, एक मिलेगा सैचुरेटेड में क्या आता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन सीरीज, हाँ सर। और अनसैचुरेटेड में 2 आते हैं, एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड, हाँ सर। अगर सिंगल बॉन्ड पेपर हम देखते हैं तो इसमें हमको ब्लू फिल्म जलता है, ब्लू फिल्म पूरा नीला। ऐसा क्यों सर, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन होता है, इसमें कंप्लीट कंबस्शन होता है। ठीक, इसीलिए। और एक और चीज़, थोड़ा ऊपर करें, हाँ हो गया। पहले एक बार दोनों को पढ़ लेते फिर आप नोट कीजिएगा, क्योंकि चलो कंप्लीट इसका मैं पूरा दिखाई देता हूँ। कंप्लीट दहन होता है, हाँ सर, क्योंकि इसमें कार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होता है बहुत कम होती है, बहुत कम। क्यों कम, देखिए सैचुरेटेड में क्या होता है, सैचुरेटेड में तो भाई देखिए एक मान लीजिए का बॉन्ड बना, एक मीथेन बनाया अपने, तो मीथेन के तो पूरा पूरा इसमें अब तो इसमें हाइड्रोकार्बन क्या देखें, पूरा ये संतुष्ट हो गया। इसमें अब एक्स्ट्रा तो कुछ बॉन्डिंग नहीं है कि एक्स्ट्रा इसमें हाइड्रो जुटेगा। लेकिन और दूसरा ले लें, इथिन का ले लें, C2 एथेन का ले लें, C2H6 ले लें, तो 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन,
यहाँ भी चेक करें। अब आप इसमें अतिरिक्त हाइड्रोजन नहीं दे सकते हैं क्योंकि सैचुरेटेड है, संतुष्ट है, संतृप्त है। लेकिन यहीं पर अगर एल्किन होता तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 2 3 4 2 3 4, अगर मैं देख क्या होगा, अगर कोई बॉन्ड में टूट सकता है, मान लो ये बॉन्ड टूट जाए, अगर ये बॉन्ड टूट जाए, ये वाला बॉन्ड तोड़ के, दो बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड टूटेगा अगर, तो यहाँ पर एक बॉन्ड फ्री हो गया दोनों में, तो हम यहाँ भी कुछ लगा सकते हैं, यहाँ भी कुछ लगा सकते हैं। इससे क्या होता है बच्चे जी, ये इसमें कार्बन के हम हाइड्रोजन इसमें ज़्यादा होते हैं, इसमें कार्बन प्रतिशत ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है, इसीलिए इसमें कैसा फिल्म जलता है, नीला फिल्म, ब्लू फिल्म जलता है, क्लियर साफ स्वच्छ हो गया। अब इस साइड को देखें थोड़ा, असंतुलित में बिल्कुल इसको उल्टा चलना है। इसमें कहते हैं ना कि कार्बन प्रतिशत की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये अनबर्न्ड कार्बन इसकी वजह से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अनबर्न्ड कार्बन यानी अधजला कार्बन बच जाता है, पूरा नहीं जलता, पूरा कंप्लीट नहीं जलता इसमें थोड़ा, इसीलिए इसमें इसका कलर जो आता है येलो सूटी फ्लेम दिखाई देता है। येलो सूटी बोले तो बच्चे जी पीला तो जलेगा, लेकिन थोड़ा उसमें कली की भी रहेगी, कहेगा मतलब उसमें थोड़ा काली भी रहेगी। आपको कभी जलते हुए देखना, वहाँ पर आप हाथ रखेंगे जब बर्तन देखना बहुत काले काले हो जाते हैं, इसका मतलब पूरा दहन वहाँ नहीं हो रहा है। अब यहाँ तक आप क्या करेंगे, अच्छे से सुंदर नोट्स बना लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आपको बना लेना है, और आपको बिल्कुल नहीं डरना है, आपको डरना नहीं। अब देखिए मैं आपसे लेक्चर आपको देना बहुत तेजी कर दूंगा, आज से आपको लेक्चर जल्दी जल्दी मिलेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। मेरा इतना वीडियो धीरे डालने का एक ही पर्पस है कि मैं बच्चे को चाहता हूँ कि बच्चे मेरे साथ में रिवीजन करें, खुद से कर लें। आप यूट्यूब के बहाने मत रहें कि आपको यूट्यूबर को आके बहुत देखना, उन लोगों का पढ़ाई खत्म नहीं होती, डेली रिवीजन, कभी क्रेश कोर्स, कभी कैप्सूल कोर्स, कभी VBA प्रश्न, कभी ये प्रश्न, बच्चों को सिर्फ मतलब बहकाया जा रहा है वहाँ इतने बार, हर बार के लिए आपको। हम लोग बच्चे इतना कहाँ पढ़ाया जाता था, हम लोग जो पढ़ते थे बच्चे जी, तो एक बार टीचर ने पढ़ा दी, ज़्यादा हम लोग खुद से पढ़ते थे। इसका क्या फ़ायदा, बेनिफिट ये था कि सेल्फ स्टडी ज़्यादा होता था हम लोग का, ठीक। तो सेल्फ स्टडी होने के कारण हम लोग को चीज़ें बहुत याद रहती थी। आपको क्या देखो कितना पढ़ा देने के बाद भी आप ज़्यादा भूल जाते हैं, क्योंकि आपने थोड़ा ज़्यादा कम पढ़ा। हमने तो बच्चे आपको इतना प्रेशर नहीं दिया है, हाँ थोड़ा बच्चे को सिलेबस पीछे है, इसके लिए थोड़ा परेशान है, कोई बात नहीं। हम लोग कोशिश करें दिसंबर तक ख़त्म कर लें इसको, 1 महीना तो काफ़ी है रिवीजन के लिए। लेकिन आपने रिवीजन शुरू कर दिया होगा खुद से, एक बार मैं काफ़ी पर रहा हूँ अपने तरफ से कि मैं एक बार भी रिवीजन कराऊंगा मैं अपने तरफ से, लेकिन आपने तो कर लिया होगा रिवीजन, आप तो कर रहे हैं डेली, और करते रहिएगा, एग्जाम तक आपको रिवीजन छोड़ना नहीं है, उसी से आपका डिवीजन बन जाएगा। चलो अब एक बात करते हैं, आपसे प्रश्न किया जाए यहीं पर इसी आधार पर कि आपसे पूछा जाए कि कोयला लकड़ी बिना ज्वाला क्यों जलता है। आपने कोयला का लकड़ी कोयला का लकड़ी या कोयला देखा होगा, आपने खाना बनते हो शादी के में देखना, कोयला है उसमें देखना, थोड़ा देर तो इसमें आग लगता है, जिस इसमें अपने लकड़ी सर इसमें तो थोड़ा देर इसमें आग लगता है, थोड़ा देर के लिए, बाद में देखने से सिर्फ लाल लाल दिखता है, लाल लाल, क्यों, ऐसे क्यों। ओ सर बच्चे बहुत शातिर हैं, बच्चे अच्छे दिन मन के सच्चे हैं, आपने पूरा कंसेप्ट पकड़ लिया था कि जरूर इसमें लाल जर फिल्म नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसमें कार्बन प्रतिशत की मात्रा ज़्यादा होगी जो पूरा नहीं जल पाता होगा। तो देखिए क्योंकि इसलिए ऐसा होता है कि क्योंकि केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला मिलती है। अगर मैं इसमें जलाऊँगा तो और ये जलता है पूरा पूरा, तो इसमें समझना कि इसमें जरूर कुछ गैसेस मटेरियल हैं, सब्सटेंसेस है गैस वाला जो जल के ज्वाला दे रहा है। लेकिन कोयला में तो नहीं दे रहा ज्वाला, कोयला तो सुलगता है धीरे धीरे, चिपरी चिपरी देखना, गोईठा गोईठा देखना, पूरा आग तक नहीं देता है वो, सुलगता ज़्यादा है वो। ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें गैसीय पदार्थ नहीं होते बच्चा जी। और आपको पता है कंसेप्ट, इसका मेन कंसेप्ट है कि जब भी दहन होगा ज्वाला होगा तो गैसीय पदार्थ उसमें होंगे तभी होगा। लेकिन लकड़ी कोयला जब दहन करते हैं तो शुरू में तो थोड़ा गैसीय पदार्थ उसमें होते हैं, परमाणु उसके होते हैं, थोड़ा सा जलता है, दीप ज्वाला दिखाई देता है थोड़ा देर के लिए, लेकिन उसके बाद इतना नोट करें जल्दी से, उसके बाद हो गया, हाँ सर, उसके बाद तो भैया उसे वही दिखता है, उसकी लाल लाल मतलब सुनता हुआ दिखता है सिर्फ। उसके बाद क्या दिखता है, एक चमक दिखाई दी, लाल चमक दिखाई दी, और हिट दिखता है, उसमें रहता है, उसमें तो इतना रहता है, खाना उसमें कितना बनता है। आपने होटल्स में, हमने अपने गांव के इलाके में देखा, होटल्स में अभी आजकल शादी चल रही है तो शादी विवाह में देखा होगा, हम लोग थोड़ा कोयला का इस्तेमाल करते हैं आज भी। चलो हो गया। अब आते हैं बच्चा जी, एक आपका टॉपिक है, और मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे मेरे ऑफलाइन में हैं, बच्चे अच्छे हैं, मैंने देखा कि बच्चे अपने एनसीईआरटी को रीड कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। मैंने देखा बच्चे एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई अंदर से कि बच्चे कितने अच्छे हैं कि अब उन्होंने बुक पढ़ना भी शुरू कर दिया है। आपको अब लेकिन थोड़ा, हाँ अभी तो इसको ही पढ़ें, जो अब चैप्टर आपका चल रहा है ना, आप इसको ही रीडिंग करें, जरूरी है। लेकिन मैं बोलूँगा बाद में, इसके बाद में अपना जो चैप्टर पढ़ लिए उसको भी थोड़ा थोड़ा बुक पढ़िए। सर बुक क्यों पढ़ना चाहिए, बुक पढ़ने से आपको बच्चे जी बहुत सारे ज्ञान अच्छा मिल जाएगा। चलो देखो जो क्वेश्चन का आपको लिखवाई यहाँ से लिखवाया हूँ मैं,
यहाँ से लिखवाया हूँ। तो अब हर चीज़ को पढ़े, ये हो गया। अभी आपने इसके बारे में पढ़ा, इसको जरूर रीड कर लीजिएगा। इसको नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी नोट्स में बुक में तो वहीं से पढ़ लीजिएगा। चलो, एक और दिया है कि कोयला पेट्रोल का निर्माण कैसे होता है, जरूर इसको पढ़ना चाहिए बच्चे जी। यहाँ से जब ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है तो बच्चे एकदम परेशान होते, कहाँ से आ गया ऑब्जेक्टिव। बहुत कोयला को लाखों पुराने बीजों के फैर्न तथा अन्य पौधे का अवशेष संभवतः कोयला पेट्रोल के थोड़ा इसको पढ़िए लेते हैं जल्दी से एक बार, लिखना नहीं थोड़ा पढ़ लेते हैं। कहते कोयला तथा पेट्रोलियम का निर्माण जैव मात्रा से हुआ है जो विभिन्न जैविकीय तथा भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्षों, फर्न तथा अन्य पौधों का अवशेष है। वाह, कोयला किस, ये क्वेश्चन से पूछे कोयला किस पौधे का अवशेष है, तो पुराने वृक्षों, फर्न तथा अन्य पौधे का अवशेष है। संभवतः भूकंप अथवा ज्वालामुखी फटने के कारण ये धरती की चट्टानों की परतों में दब गए थे तथा धीरे धीरे क्षय होकर यानी खत्म होकर नष्ट होकर कोयला बन गए। तेल तथा गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे छोटे पौधे तथा जीवों के अवशेष से बने हैं और उनके मृत होने पर शरीर समुद्र तल में डूब गए तथा गाद जो गाढ़ते ना थे गाद से ढक गए। उन मृत अवशेषों पर बैक्टीरिया का आक्रमण से प्रबल दाब के कारण तेल तथा गैस का निर्माण हुआ। इसी बीच गाद धीरे धीरे दबकर चट्टान में बन गए। चट्टान में छिद्रित भागों से तेल तथा गैस का रिसाव हुआ। ये पानी में स्पंज की तरह फंस गए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोयला तथा पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? क्योंकि जीवों के अंश से ही बने हैं, इसीलिए इनको कहते हैं जीवाश्म ईंधन। क्योंकि देखें जीवों के अंश से ही बन रहे हैं, पेड़ पौधे से, मरे हुए जीव जंतुओं से। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे अक्सीकरण तो पढ़ाया ही पढ़ाया जाएगा आपको। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं संकलन अभिक्रिया। तो आप इसको पढ़ना चाहिए आपको, थोड़ा इसको रिएक्शन देखना चाहिए। अभी नहीं, पढ़ाने के बाद सारी चीज़ पढ़ें। कुछ क्वेश्चन का भी दिमाग में अपना सोचे आंसर क्या हो सकता है, डरना तो बिल्कुल नहीं है। चलो, संकलन अभिक्रिया क्या है? तो संकलन अभिक्रिया कहता है कि भाई कोई भी असंतृप्त यौगिक, कहता है संकलन अभिक्रियाओं में असंतृप्त यौगिक यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे, H2Cl2 ब्रोमीन आदि जैसे अणुओं के साथ कोई भी असंतृप्त कंपाउंड होगा, वो हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि जैसे परमाणुओं के साथ संतृप्त हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है, के साथ संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिकों के साथ अभिक्रिया करते हैं। आपको रिएक्शन से मालूम चलेगा। तो एडिशन रिएक्शन हम दो प्रकार के पढ़ेंगे, इसको नोट कर लिए अपने, हो गया। हाँ, अब देखें ये दो प्रकार के हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा बच्चे जी आपका हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजन, एक हो जाएगा हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन को जब भी पता है समझ लीजिएगा आप, यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर हेलोजन जब भी फैमिली है तो आप समझना कि फिर कल बाहर आएगी, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात चल रहा है यहाँ पर। ठीक, चलो केस वन हम देखेंगे बच्चे। पहले हाइड्रोजन के बारे में पहले आपको रटाया नहीं जाएगा, बुक में देखिए छोटा सा रिएक्शन दिया आप वहीं फंस जाएंगे, लेकिन आपको अच्छा फील आएगा। देखें हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है इसका हम हाइड्रोजन का संकलन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखें थोड़ा मैं पहले से बना दिया तो आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन जिसको धीरे धीरे समझाऊंगा आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। मैंने एक रिएक्शन लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक, मान लीजिए डबल बॉन्ड है तो बच्चे आप समझ गए कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है, ये क्या है, ये हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और ये इसी का होता है, आपको बताया गया। अब देखिए आपको बताया गया कि जब भी डबल बॉन्ड होगा, मैंने बोला सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड वाले बच्चे जी बहुत मजबूत होते हैं, उनका बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, जल्दी टूटता नहीं है। लेकिन डबल बॉन्ड वाले थोड़ा वीक होते हैं। जैसे उसमें क्यों वीक होते हैं, क्योंकि उसमें से एक जो होगा ना, मान लीजिए कि डबल बॉन्ड है, मैं यहाँ भी समझा रहा हूँ, जो चीज़ यहाँ पर यहाँ भी समझा रहा हूँ। मान लीजिए इस बॉन्ड की जरूरत है, एक बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड, और एक वाला क्या होगा, पाई बॉन्ड। और आपको बताया पाई बॉन्ड बहुत वीक होता है, पाई बॉन्ड बहुत कमजोर होता है, तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ऊपर वाला तो रहेगा। देखिए अब क्या होगा, क्यों टूटेगा, यहाँ पर हमने कुछ कैटलिस्ट मिला है, कैटलिस्ट क्या है, यहाँ पर निकल है, ठीक है। आपके बुक में तो ऐसा दिया है, आपको थोड़ा बुक से पढ़ेंगे तो बुक में ऐसा इसका लिखा है कि संकलन अभिक्रिया के बारे में कहता है कि प्लेडियम अथवा निकेल जैसे कैटलिस्ट की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया की दर बढ़ती या घटती है। तो बहुत पहले पढ़ा दिया गया था कैटलिस्ट के बारे में, विभिन्न दर से आगे बढ़ती है जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं। निकेल उत्प्रेरक का
साधारणतः वनस्पति तेल हाइड्रोजन जो कि बहुत पहले से अब कैटलिस्ट खूब आगे से पढ़ा क्या क्लास चैप्टर 1 में पढ़ा दिया था कैटलिस्ट के बारे में। तो इसका देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा है कैटलिस्ट में, क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, पैलेडियम या निकल। ठीक, अब देखिए ये क्या हो गया। ठीक, एक बॉन्ड टूटा, एक नीचे वाला पाई बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा कि बॉन्ड दो होते हैं, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल लिया हूँ, तो एक तो सिग्मा है तो जो मजबूत होगा, लेकिन नीचे वाला टूट जाएगा। तो नीचे वाला टूटेगा तो क्या है बच्चे, यहाँ पर क्या है, ये टूटेगा यहाँ पर, और आपने क्या मिला, इसमें हाइड्रोजन मिला है, तो ये टूटेंगे तो यहाँ पर वही, ये मान लीजिए हाइड्रोजन टूटेगा, निकल उसमें हाइड्रोजन टूटेगा। तो हाइड्रोजन कैसे टूटता है बच्चे जी, आपने इसमें हाइड्रोजन मिलाया था ना, बोला गया था इसमें आप क्या मिलाएंगे, आप इसमें कंपाउंड मिला सकते हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी। तो अपने इसमें मान लीजिए हाइड्रोजन मिला, तो हाइड्रोजन दो हो जाएंगे अब टूट के। मैं दिखाई टूटता हुआ बॉन्ड दिखाया वैसे डॉट से, ये बॉन्ड टूट रहा है तो हाइड्रोजन अलग अलग हुए, हाइड्रोजन क्या था H2, तो एक हाइड्रोजन इधर हो गया, एक इधर हो गया। ठीक है सर, ये बॉन्ड भी टूट गया है। तो बॉन्ड टूटा है तो बच्चे जी अब तो मान लीजिए पहले क्या था, पहले इसका बॉन्डिंग ऐसा था, C डबल बॉन्ड इधर H इधर H। ठीक सर, लेकिन ये बॉन्ड टूटा है, ये बॉन्ड टूट जाने से क्या हो गया, C एक बॉन्ड है। अब देखिए इसमें कितना है, 1 2 3 कार्बन 4 चाहिए, तो एक तो इसका फ्री हो गया ना, एक फ्री हो गया ना, इसका वाला फ्री हो गया, और इसका भी तो फ्री हो गया, उधर भी अपने एक बॉन्ड तोड़ दिया है, तो इधर भी क्या हो गया ऐसा। तो देखो एक कार्बन को भी अब देखो संतुष्ट होने के लिए इसको भी एक बॉन्ड चाहिए और इसको भी एक चाहिए, तो यहाँ भी एक दो हाइड्रोजन जो था, एक हाइड्रोजन इसमें लग जाएगा कर। और सर कितना अच्छा फीलिला दिया आपने, पूरा सर अच्छे से समझा दिया इस चीज़ को। देखें ये हाइड्रोजन दो तो इसमें मिलाया तो जो था निकल और हाइड्रोजन और निकल था, हाइड्रोजन टूट गया, निकल क्या कैटलिस्ट है, ये रिएक्शन भाग नहीं लेते, कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अभिक्रिया की दर को बढ़ाते या घटाते हैं, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देंगे या तो घटा देंगे, लेकिन इनका कोई उसमें रोल नहीं होता है। कैटलिस्ट उसे उत्प्रेरक कहते हैं, वही उत्प्रेरक है। आया याद चैप्टर 1 की बातें, हाँ सर। तो देखो ये तो सिर्फ नाम के लिए निकल पैलेडियम कुछ भी हम डाले हैं, हाइड्रोजन टूटा है यहाँ पर, ये बॉन्ड तोड़ के ठीक है सर, एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया और एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया, सर मजा आ गया। क्या बन गया बच्चा जी, CH3, अरे सर एल्केन था, मैंने सर असंतृप्त था, अब तो संतृप्त बन गया। तो आपको बुक में तो यही बात लिखा है ना, बुक में तो यही बात लिखा है कि निकल जैसे की स्थिति में हाइड्रोजन कहते हैं हाइड्रोकार्बन जो होंगे हाइड्रोजन से जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अभी याद कर लीजिए, आपको देखो संकलन अभिक्रिया तो मैंने भी आपको नोट्स में लिखा, थोड़ा डिटेल में लिखा गया है। आपको चाहते हैं मैं छोटा में याद कर लूँ तो आप इतना भी याद कर सकते हैं, आप इतना भी याद कर लें, आपके नंबर नहीं कटेंगे। आप क्या पढ़ सकते हैं इसको, संकलन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया होते हैं जिसमें पैलेडियम तथा निकल जैसे कैटलिस्ट की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देता है। और आपके नोट्स में क्या लिखवाया गया, आपके नोट्स में लिखवाया गया है कि संतृप्त संकलन अभिक्रियाओं में असंतृप्त कंपाउंड जो होंगे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि जैसे अणुओं से के साथ संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। बुक में थोड़ा ऐसा है, इसको थोड़ा मैं सही कर लूँ क्या अपने डिफिनीशन को, इसको एक बार मैडम थोड़ा मैं अपने नोट्स पढ़ लूँ क्या है यहाँ पर, थोड़ा सा रुकिए बच्चे जी। देखें एक बार थोड़ा हम ओरिजिनल पढ़ लेते हैं आपको इंग्लिश वाला। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि इन एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड कंपाउंड रिएक्ट असंतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त जो रिएक्ट करते हैं विथ मोलिक्यूल्स किसके मोलिक्यूल से, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन इत्यादि से, टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स ETC। थोड़ा इसको एक सेकंड वो टाइम दीजिए बच्चा जी, इसको थोड़ा मैं सुधारना चाहूँगा अपने नोट्स को। प्यारे बालक जी, ऐसे जो मैडम ने लिखवाया इंग्लिश में लिखवाया इसका हिंदी तो यही आ रहा है, लेकिन एक बार थोड़ा सा इसको थोड़ा मुझे ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए जैसे अणुओं के साथ अभिक्रिया करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है या देते हैं। ठीक, तो इसको मैं सही कर लेता हूँ, यहाँ से मैं सही कर लेता हूँ के साथ अभिक्रिया कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं।
संकलन अभिक्रियाओं में असंतृप्त यौगिक इससे जैसे अणुओं से अभिक्रिया कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। एक सिर्फ यहाँ मेंशन है कि यहाँ पर कैटलिस्ट होना चाहिए, कैटलिस्ट होना चाहिए, तो उसको एग्जाम्पल में कवर कर लिया गया है। उसको एग्जाम्पल अब आप इसको भी याद कर सकते हैं अपने नोट्स में आप इसको भी याद कर सकते हैं। ये भी अच्छा लाइन है कि प्लेडियम तथा निकेल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से जुड़कर, यहाँ सिर्फ कमी किया कि हाइड्रोजन से जोड़ने के बोल रहा है, जबकि हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन फैमिली जुड़ सकते हैं। हाइड्रोजन में उसमें क्लोरीन फ्लोरीन हाइड्रोजन सब जुड़ सकते हैं उसमें, ठीक। और क्या मिल जाएगा आपको? संतृप्त हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा, ठीक। मैं वहाँ पर सिर्फ मैं हाइड्रोजन क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये दो प्रकार के होते हैं। ये अब बुक में दिया नहीं, आपके एनसीईआरटी में कम दिया है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है ये बोलेंगे। अगर कहीं हाइड्रोजन फैमिली जुड़ गया तो उसको ये बोलते हैं। इसीलिए बुक में थोड़ा आप इसको लिखें तो बेहतर है। हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन सब लिख दें, दोनों कवर हो गया इसमें। हो गया? हाँ सर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो ये तो पूरा आपको समझा दिया हूँ, डिटेल में समझा दिया हूँ। असंतृप्त था, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, जैसे इसमें अपने कैटलिस्ट मिला है। कैटलिस्ट इसमें क्या है? निकल है। आपके बुक में एक और दिया है, निकल मिला सकते हैं आप, या आप वहाँ पर मिला सकते हैं प्लेडियम पीडी। आप निकल मिला सकते हैं कैटलिस्ट के रूप में, या वहाँ पर मिला सकते हैं आप प्लेडियम। यहाँ पर पीडी भी लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। पीडी प्लेडियम, प्लेडियम मिला दीजिए, निकल मिलाइए, ठीक। अब हाइड्रोजन उसमें से कोई एक तो टूटेगा, ठीक। अब बाकी बॉन्ड खाली हुआ था, जैसे जग जुड़ जाएंगे। अब क्लोरीन होता तो, और यहाँ पर क्लोरीन मिलाया होता तो एक क्लोरीन यहाँ लग जाती और एक क्लोरीन यहाँ लग जाती। हो गया? चलो सर, तो क्या बन गया आपका? प्रोडक्ट बन गया C2H6, C2H6। ये फार्मूला किसका हो गया? इथेन का हो गया। किसका फार्मूला हो गया? इथेन का। ये किसका फार्मूला बन गया? C2 हो गया, और हाइड्रोजन 3 3 6। किसका फार्मूला हो गया? कार्बन 2, तो 2 दूनी 4 4 2 6। तो एल्केन पे जाएंगे तो क्या मिलेगा? एथेन। क्या मिल गया? इथेन बन गया, इथेन बन गया। मिथेन यहाँ क्या था? इथिन था, C2H4। इथिन से इथेन बन गया, यानी असंतृप्त से संतृप्त बन गया। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। आपने यहाँ पर निकल लिया कैटलिस्ट, ठीक है सर। कैटलिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन की दर को बढ़ाएंगे घटाएंगे, लेकिन उस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। देखो कोई इन्वॉल्व नहीं, कहाँ पर निकलने दिखाई नहीं दे रहा है। और हाइड्रोजन टूटेगा, हाइड्रोजन टूटेंगे, पहले तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। आपको बुक में डायरेक्ट ऐसे रटवा दिया गया है आपके बुक में आपको ये रटवा दिया गया है, लेकिन आपको समझ में आया कि यहाँ पर क्यों जुट गया था हाइड्रोजन? यहाँ पर हाइड्रोजन क्यों जुटा है? आपको समझ में आया? अब आया होगा। बुक में तो आपको पगला दिया होगा। देखिए ये बुक है, ये आपका बुक है। डायरेक्ट लिख दिया है कि निकल है। निकल क्या है? पर उत्प्रेरक काम कर रहा है, कैटलिस्ट काम कर रहा है। और ये तो मान लीजिए यार मतलब चेन है, ठीक है। ये डायरेक्ट आगे हाइड्रोजन जुट गया, लेकिन इसका आपको मैकेनिज्म समझ नहीं आ रहा था। इसका मैकेनिज्म क्या था? इसका कैसे हो गया? आपको यहाँ रटना पड़ रहा था बुक को। अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। आप बिल्कुल समझ रहे हैं कि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड कमजोर होता है, टूट गया, और जैसे टूटेगा ब्रेक करेगा तो यहाँ पर दो पर इसके दो वैलेंसी खाली हो जाएंगे, और यहाँ से हाइड्रोजन क्या टूटेंगे, कैटलिस्ट मिला गया है, और दोनों टूटेंगे हाइड्रोजन, तो एक इसमें इस कार्बन में एक इस कार्बन में आके चिपक गए। वाह सर, आपको तो मैकेनिज्म पूरा पढ़ा दिया गया, आपको तो रटना नहीं पड़ रहा है। हाँ सर, बहुत सुंदर। इथेन से क्या बन गया? इथेन। हाँ सर, वही चीज़ हम समझाया हूँ। आपको बुक में ये दिया है, आप पेपर में इसको भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। अब जब भी पूछे आपको संकलन में क्रिया तो ये भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल, या ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको लिख के आ जाए या इसको लिख के आ जाए, टेंशन नहीं है। वहाँ पर आर दिया है तो आर दिया आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं, क्योंकि पता है कि इथिन से इथिन तो बनने ही वाला है। कोई दिक्कत? चलो आपको तो हो गया। अब आपको तो केस 1 में अपने देखा, केस 2 पर आते हैं हम 2-3 इसमें केस पढ़ेंगे, 2-3 सिचुएशन इसमें पढ़ेंगे। चलो अब हाइड्रोजन फैमिली होगा तो केस 2। अब यहाँ पर हम हाइड्रोजन तो करा दिए ऊपर वाले में, अब कराएंगे हेलोजन से। तो एडिशन ऑफ हेलोजन, यानी हेलोजन का संकलन। अब हेलोजन से संकलन कराएंगे, फिर वही बात, फिर से एक पाई क्या होता है, एक तो सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो मैं ऐसे ऐसे चिन्ह दिखाया हूँ यहाँ पर, ये वाला चिन्ह ऐसा दिया हूँ क्योंकि ब्रेक हुआ है, टूटा है, टूटेगा। और यहाँ पर क्या है इस बार? इसमें प्लेटिनियम है, तो कैटलिस्ट कुछ भी हो सकता है। कैटलिस्ट में आपका प्लेटिनियम होगा, एक तो कुछ ना कुछ होगा। यहाँ पर प्लेटिनियम लिया गया है, तो अपने पढ़ा भी था कि जब आपके एनसीईआरटी में लाइन में लिखा था कि जब प्लेटिनियम अथवा निकल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके, तो हाइड्रोजन था, यहाँ तो क्लोरीन से अभिक्रिया कर रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे? ये हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। हाँ सर, देखो एक ब्रेक खाली हुआ, बैलेंस टूटा, तो दो बैलेंस खाली, इसके कार्बन का भी एक बैलेंस खाली हो गया, इसका भी खाली हो गया, तो यहाँ ये क्लोरीन भी टूटेगा ना। ये क्लोरीन जो था टूटेगा 2 में, ये क्लोरीन 2 में टूट ब्रेक हो गया। यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होने के बाद
Cl2 था, 2 क्लोरीन हो गया, 1 क्लोरीन इसमें लग जाएगा, इसमें लग जाएगा। तो ये क्या बन गया बच्चे, इसका नाम अब तो इसका नामकरण भी आप सीख चुके हैं। हाँ सर, क्यों? क्योंकि देखो CH2 ये क्या है, ये CH2, तो ये लिख दिया H2C, या CH2 का है फिर CH2, दोनों में क्लोरीन लगे, यहाँ भी क्लोरीन यहाँ भी क्लोरीन। तो बच्चे जी तो 2 कार्बन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइक्लोरो, क्या बोलेंगे, डाइक्लोरो। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, 2 है इथेन, डाइक्लोरो इथेन। यहाँ ये किस लिख दिया, कंपाउंड है तो कंपाउंड का नाम तो आप कर ही लेंगे आप, डाइक्लोरो इथेन। क्या कहेंगे आप, डाइक्लोरो इथेन। चलो हो गया, आ गया फिल आ गया, कोई समस्या नहीं सर। चलो अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, तो अभी तो अपने पढ़ा था कि भाई कि हाइड्रोजन क्या है। तो अब कहते हाइड्रोजन अभिक्रिया का उपयोग सामान्यतः निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनन यानी 473 केल्विन पर गर्म कर किया जाता है। तो वनस्पति तेल यानी वेजिटेटिव ऑयल, और उसमें वेजिटेटिव ऑयल क्या क्या हो सकते हैं, वेजिटेटिव ऑयल में तो वनस्पति तेल कौन चीज़, सरसों तेल, मूंगफली के तेल, सूर्यमुखी तेल आदि। जैसे वो क्या होता है बच्चे, यहाँ से MC को पूछा था, ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो इसकी क्या लंबी असंतृप्त श्रृंखलाएं होती है। तो MC पूछ लिया था परीक्षा में से कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं, तो अब कहिएगा, यह वासा तेल वाला पूछा था कैसे होते हैं, यह वनस्पति तेल कैसे हाइड्रोकार्बन है, तो कहिएगा लंबी श्रृंखला यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जो उत्प्रेरक के साथ, जो उत्प्रेरक के रूप में निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं और क्या बन जाता है, वनस्पति घी बन जाता है। डालडा का नाम सुने हैं, डालडा बन जाता है। तो डालडा बच्चे हानिकारक है क्योंकि क्या बन गया, सैचुरेटेड हाइड बन गया, और ये खाने के लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए डालडा बैन हो गया। देखिए अब रिफाइंड चलता है उसके जगह पर। तो वेजिटेटिव ऑयल, निकेल, प्लेटिनम, कैल्शियम, इसके साथ में क्या करते हैं, एक क्या बन गया, यहाँ से बन गया बच्चे जी वनस्पति घी बन गया, मतलब डालडा बन गया। ये तो होता है लिक्विड, आपने रिफाइंड देखा तेल ऑयल जैसा होता है, पूरा लिक्विड होता है, लेकिन डालडा तो सॉलिड होता है, थोड़ा ठोस होता है, मजबूत होता है। डालडा सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है क्योंकि इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाते हैं जो धमनी शिरा को भाई ब्लॉक कर देते हैं। धमनी शिरा आपने पढ़ा था, वो कहाँ पर, बायोलॉजी में पढ़ा था, उसकी नस जो होती है बच्चे जी ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे खून का प्रवाह अच्छे से नहीं होता है और बहुत सारा हार्ट अटैक कुछ भी मतलब बीमारियाँ बढ़ जाती हैं, इसलिए इसको बैन किया गया है। इस बार छोटा सा टॉपिक है, इसको आराम से पढ़ लेना, काम हो जाएगा। अब आपके बुक में दिख रहा होगा, एक तो पढ़ा दिया आपको, सारा आपका NCERT कवर कराया जा रहा है, आप देखो। और ज़्यादा NCERT में तो एक ही दिया ना, सिर्फ हाइड्रोजन फैमिली क्या बोलते हैं इसको, हेलोजनेशन दिया था, हाइड्रोजनेशन दिया था, आपको मैंने हेलोजनेशन भी पढ़ा दिया, एक एक्स्ट्रा पढ़ लिया आपने। हाँ सर, अब पढ़ेंगे आप सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन, यानी जिसको आप डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलो सारे टॉपिक अब बुक तो अपना पढ़ना जाएगी घर पे जाके, जरूरी है। देखा अपने बुक पढ़ने से आपको थोड़ा डिफिनेशन थोड़ा अच्छा मिल गया आपका। हाँ सर, कहता प्रतिस्थापन अभिक्रिया में किसी यौगिक के रूप में किसी यौगिक के एक परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा परमाणु क्या होता है, विस्थापित होते हैं। तो डिफिनेशन आप चैप्टर 1 से ही पढ़ते आ रहे हैं सर। हाँ, वहाँ पर अपने संयोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा था वहाँ पर। अब विघटन अभिक्रिया, चलो सर, पहले तो आपको मैं रटने नहीं दूंगा, इसका मैकेनिज्म पढ़ाता हूँ। आपके बुक में डायरेक्ट ये दे दिया है, आप चाहें तो इसको रट सकते थे, तो आपसे पूछेगा कि भाई ये जो होता है अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होता है, तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को भाई हम रिएक्शन करना चाहते हैं तो क्या चाहिए मुझे, वहाँ क्या चीज़ होना चाहिए, तो सूर्य प्रकाश होना चाहिए। CH4, हाँ ये क्वेश्चन पूछा था कि मीथेन को क्लोरीन से अभिक्रिया करने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होगी, तो सूर्य के प्रकाश का, किसका, सूर्य के प्रकाश का उपस्थिति होना अनिवार्य है। तो ये बन जाएगा वो प्रोडक्ट। ठीक, लेकिन ये कैसे बना, कैसे, देखो आपको रटवाया नहीं, अरे भाई आपको रटना पड़ा ना, ये याद करना पड़ा है, ये NCERT याद करवा रही है। अरे NCERT याद कर रही है तो कोई बात नहीं, आपको टीचर अच्छे मिले हैं, आपको सर अच्छे मिले हैं, तो बिल्कुल आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो क्या होता है, कहानी ऐसी है कुछ, आपने कहा CH4 CH 1 2 3 4, ठीक है सर, 4 क्लोरीन से अभिक्रिया करेगी, यानी Cl2 से करना है। तो मैं Cl2 को ब्रेक कर रहा हूँ, पहले ही इसको ब्रेक करके ले दिया हूँ उसी रिएक्शन को समझाने के लिए। Cl 2 Cl हो गए, ठीक सर। ये तो बॉन्ड है ना, Cl के बीच 2 बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होगा तो होता है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर मीथेन है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर क्या बच्ची, एक हम क्या करते हैं, क्लोरीन क्या करेगी बच्चा जी, क्लोरीन क्या करेगी, ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर लेगी,
चाहे मान लीजिए ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन से डिस्प्लेसमेंट कर देगा, हाइड्रोजन को क्लोरीन क्या कर देगी, डिस्प्लेसमेंट कर देगी, विस्थापित कर देगी, ठीक है सर। और यहाँ पर क्लोरीन आ गया और ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन से रिएक्शन, देखो ये इसके जगह पर चले जाएगा, ये इसके विस्थापन इसी को ना बोलते हैं। एक अणु परमाणु वही भी तो लिखा गया है कि कोई यौगिक जो होगा एक परमाणु के द्वारा, समूह के द्वारा विस्थापित हो जाएगा, ये उसके समूह द्वारा, उसके ग्रुप द्वारा विस्थापित हो जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा, ये वाले क्योंकि 2 क्लोरीन थे सिर, हाँ क्लियर हो गया सर। अब देख क्या बन गया, 1 2 3 तो रहा, लेकिन ये क्लोरीन यहाँ आ गया प्लस एक क्लोरीन और ये हाइड्रोजन क्या बन गया HCl। ये तो रिएक्शन को समझा रहा था वहाँ पर। तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन CH3Cl, CH3Cl क्या बन गया, क्लोरोमीथेन बन गया सर, मीथेन से क्लोरोमीथेन बन गया। अब देखिए फिर पुनः फिर उसको हम क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे, फिर क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे, तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पर क्लोरीन था फिर क्लोरीन से रिएक्शन कर रहे हैं तो Cl2 इसमें 2 क्लोरीन है, इसका एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन से हटा देगा, ठीक, और ये क्लोरीन जो है एक है इस हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब यहाँ भी क्लोरीन, दोनों क्लोरीन हो गया, फिर इसको फर्दर अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाम तो लिख दिया भाई, ये देखना ये डाइक्लोरोमीथेन हो गया, इसमें 2 था, 2 क्लोरीन थे। फिर अब देखिए एक क्लोरीन को लगा, फिर एक क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे तो क्लोरीन में 2 होते हैं, ये क्लोरीन मान लीजिए इसको हटा डिस्प्लेस कर देगा, ये वाला आकर इसके साथ जुड़ जाएंगे तो फिर ये बन जाएगा HCl, हमेशा अम्ल बन जाएगा, ठीक है सर। अब ये 3 हो गया तो ट्राइक्लोरोमीथेन, फिर कराएंगे तो ये भी खाली हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सूर्य की प्रकाश होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए, MCQ में पूछा है क्वेश्चन आपसे, वहाँ गलती मत करना। ये फिर इसको डिस्प्लिट कर देंगे, ये वाला हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, अब सब हो गया 4 हो गया, तो टेट्राक्लोरोमीथेन बन गया। आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया सर जी, हाँ सर मेरे बच्चे समझ गए। देखो एक क्लोरीन स्कूल हटाया था, अब आपको रटना नहीं पड़ रहा है ना, नहीं रटना पड़ रहा है बच्चों, काहे बच्चा रटेगा सर, काहे रटेगा, हाँ NCERT रीड जरूर करेगा। चलो अब हम बात करेंगे अगला टॉपिक एथेनॉल, इथेनॉल की बात करेंगे। इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल हिंदी इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी में एथेनॉल पढ़ते हैं, बुक में आपको एथेनॉल लिखा है। अब आ गए यार, मैं आपको लेकर यहाँ पर देखो एथेनॉल और इथेनोइक अम्ल 2 पढ़ना है आपके NCERT में, 2 ही दिया है, एक एथेनॉल पढ़ना है, एक इथेनोइक एसिड पढ़ना है। तो पहले एथेनॉल के गुणधर्म जो भी दिया है इसको रीड कर लीजिएगा, बाद में क्लास के बाद में नोट्स खत्म हो जाएगा तो एक बार NCERT आराम से प्यार से धीरे धीरे पढ़ना, क्वेश्चन में लगा लेना, MCQ प्रैक्टिस कर लेना, और पीला पीला बॉक्स जरूर पढ़ना, मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, आपका परम धर्म बनता है क्या भाई, जरूर आप बॉक्स पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, जल्दी थोड़ा तेज़ी में चले सर जी, जल्दी चले, हाँ चलो मैं कह रहा हूँ बच्चा जी, यहाँ पर इथेनॉल के बारे में आप क्या पढ़ रहे हैं, थोड़ा मैं स्पीड पढ़ सकता हूँ क्योंकि अब टॉपिक में उतना दम नहीं है, आपको बिल्कुल इसे अच्छे से पढ़ लिए हैं, जहाँ समझाना होगा बिल्कुल समझा दूंगा प्यार से धीरे धीरे। कहता है कि भाई इसमें क्या होता है, इथेनॉल में कहता है इसे इथाइल एल्कोहल के रूप में जाना जाता है, इथेनॉल को इथाइल एल्कोहल के रूप में भी या मिथाइल कार्बोनिल के रूप में भी कहा जाता है। पेपर में पूछा गया MCQ में बिहार बोर्ड ने, इथेनॉल को किस नाम से जानते हैं, तो इथेनॉल को आप इथाइल एल्कोहल या मिथाइल कार्बोनिल के नाम से जानते हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ये तो याद रखना पड़ेगा, कंसेप्ट थ्योरी है, थ्योरी तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो याद रखना पड़ेगा। यह सजातीय एल्कोहल श्रृंखला का दूसरा सदस्य है। तो सर पहला क्या है, पहला मिथाइल एल्कोहल था, एल्कोहल मिथाइल मेथेनॉल, एथेनॉल तो दूसरा का है ना, पहले क्या था मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो ये दूसरा सदस्य है, आपको तो समझ गया, हाँ सर ये दूसरा ही है। तो सर चलो इसका थोड़ा हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं एल्कोहल का, इथाइल एल्कोहल का, एथेनॉल का। एथेनॉल कैसे बनेगा सर, ऐसे बनेगा ना, इथ 2 कार्बन CH2 CH3 CH, और ये बन गया आपका OH, इसमें OH लगा दिया, एथेनॉल हो गया। हाँ सर इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसका हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो तुम तो बना देते हो ना, थोड़ा सा वीडियो के खुद से बना ले, ये वाला स्ट्रक्चर खुद से बनाइएगा, इसी का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनना है, खुद से बनाइए, बहुत सिखाया गया प्यार से आपको। हाँ चलो बच्चे बना लिए होंगे सब, मुझे पता है सारे बच्चे, मैंने खुद ट्राई किया है, ऑफलाइन के बच्चे बना लेते हैं, और ऐसा नहीं कि मेरे ऑनलाइन वाले छात्र कमजोर होंगे, यूट्यूब से जो पढ़ते हैं बिल्कुल अभी अच्छे होंगे, आप बना लेते होंगे, डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा, जरूर इसको किया जाएगा। ये लेक्चर आप थोड़ा रिवीजन कर लेना, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, स्ट्रक्चर तैयार हो गया। चलो अब इसके आपको पहले ही बुक में लिखा था इसके गुणधर्म, तो चलो पढ़ लेते हैं एथेनॉल के गुणधर्म। पहले बच्चा जी ये क्या होता है, एक कलरलेस होता है, रंगहीन द्रव है, इट इज़ कलरलेस लिक्विड। हाँ सर इसकी गंध जो होती है, स्मेल अच्छा होता है, अच्छा महकता है, मीठा महकता है, मीठी गंध होती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट बोले तो बच्चा इसका गलनांक, और बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक। क्वथनांक मतलब जैसे पानी खौलता है ना तो क्वथनांक हो गया, अगर अपने को ये प्लास्टिक इसको आग पर रखा तो पिघल जाएगा, तो पिघलने वाले को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक, और ये है खौलने वाला जिसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। लिख दिया हूँ, गलनांक और क्वथनांक दोनों लिख दिया हूँ, हो गया। चलो इसका सबसे बड़ा प्रॉपर्टी के बच्चे ये
जल में कैसे भी घुल जाएगा। कितना भी अनुपात में, 250 ग्राम जल है, थोड़ा सा इथेनॉल रखें, उसमें घुल जाएगा। अरे इथेनॉल शराब जैसा है, शराब तो है, एल्कोहल का शराब में है ना, तन डालो, उसमें घुल जाएगा। कितना पानी में रखो, थोड़ा सा डालेंगे घुल जाएगा। इसको कोई रेशियो की जरूरत नहीं है। इथेनॉल का भाई ये फार्मूला हो गया, इसका IUPAC नाम है। इथेनॉल क्या है, IUPAC नाम है। सूत्र ये होता है CH3CH2OH। ये IUPAC नाम क्या है, इथेनॉल। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि इथेनॉल का सामान्य नाम क्या होता है, साधारण नाम क्या होता है, तो कॉमन नेम इसका बच्चा जी होता है इथाइल एल्कोहल। क्या नाम होता है इसका, इथाइल एल्कोहल। हाँ बचा के रहिएगा, पूछेगा पेपर में। फार्मूला सेम, नाम अलग अलग। तो ये क्योंकि ये IUPAC नाम है, IUPAC नाम है। तो IUPAC नाम क्या होता है बच्चा जी, पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होता है। ये साधारण नाम जो कहीं कहीं चलता है, कुछ लोग बोलते होंगे इसको, तो कुछ लोग क्या बोलते हैं इसको, इथाइल एल्कोहल। तो इथेनॉल का नाम है इथाइल एल्कोहल, मिथेनॉल का मिथाइल एल्कोहल, याद रहेगा, मिथेनॉल का मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। इसमें आयन नहीं होते हैं। आयन कहाँ से होगा, आयन कहाँ से होगा, क्योंकि जल में तो भाई ये विद्युत कुचालक होता है। जब इसमें आयन नहीं होते हैं, जब तो ये विद्युत कुचालक होगा, इसीलिए ये जल में घुलकर आयन नहीं देते। आपसे पूछा था कि इसको हम अम्ल क्यों नहीं बोलते हैं। इसमें हाइड्रोजन है अपने पास, इसमें OH है अपने पास। कोई जिसमें जो OH H आयन देगा, H+ आयन देगा, वो अम्ल है। तो इसमें तो हाइड्रोजन है, ये H+ आयन नहीं देता है, क्योंकि जल में घुलकर ही आयन प्रदान नहीं करता है। इसलिए जब आयन प्रदान नहीं करता तो ये विद्युत बैड कंडक्टर हो गया। चलो, इथेनॉल एक अच्छा विलायक होता है, घुल जाता है। इसका उपयोग टिंचर आयोडीन के रूप में किया जाता है। हाँ सर, करते हैं टिंचर आयोडीन के रूप में। सर आपने विलायक के रूप में बोला क्यों, आपने सुना है सर्दी उर्दी का, अपने खांसी से का दवा आपने सुना है कि उसमें एल्कोहल शराब मिलाया जाता है। शराब क्यों मिलाते हैं, तो शराब बच्चा पीने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं था वो, जो उसमें दवा है, जो उसमें कंपोनेंट है, उसको घुलाने के लिए। बहुत अच्छा घुला देता है, किसी को उसमें घुला देगा, इसके लिए उसको डाला है तो उसमें। तो एक टिंचर आयोडीन के घोल में किया जाता है। एक पॉइंट यहाँ पर और लिखिएगा, टिंचर इसके इथेनॉल का उपयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे एक पूछा था कि मैं पॉइंट वही बनाता हूँ सामने सामने आपका लाइव। ये पॉइंट और लिख लेना अपने नोट्स में कि इसका हम यूज ऑफ सॉल्वेंट के रूप में करते हैं। क्यों इथेनॉल का हम इसके विलायक के रूप में क्यों करते हैं, क्योंकि तो यहाँ पर लिखता हूँ यूज ऑफ, यूज अलग लिखना है, ऑफ अलग लिखना है। यूज ऑफ थोड़ा कर देता हूँ, नहीं तो बच्चा सटाइए के लिख देगा सब, नया नया वर्ड तैयार कर देता है बच्चा जी। यूज ऑफ किसके रूप में, सॉल्वेंट के रूप में, विलायक के रूप में। सर सॉल्वेंट, सॉलिड, ये क्या है, क्लास 9th में हमने पढ़ा होगा सर। सर नहीं पढ़े थे, अब पढ़ लेना। मैट्रिक करते करते पहले 9th पढ़िएगा। और किसी को आयोडीन, I2 आयोडीन घोला जाता है, आयोडीन घोला जाता है। किस में घोला जाता है भाई, एथेनॉल में। किस में, एथेनॉल में। फार्मूला क्या होता है, C2H5OH में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा आयोडीन में किसका घोल है, तो भाई एथेनॉल का। किसका घोल है, एथेनॉल का। ये स्टार लगा देना, पेपर में पूछा गया है, ध्यान रखना है इसको। सर आपको कैसे याद है कि पेपर में पूछा गया, बच्चे यही मेरा काम है, आपका भी तो यही काम है ना। अब तुम खुद टीचर बन जाओगे। इतना क्वेश्चन में पलट रहो, इतना क्वेश्चन में पढ़ो कि किसी चैनल पर जाकर जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी यूट्यूब चैनल पर जाने की जरूरत आपको नहीं है। वहाँ पर जाकर फालतू, हाँ कोई नया कंसेप्ट जाकर सीखते हो सीखो, जिसमें मैंने आपको थोड़ा कोई चीज़ नहीं पढ़ाया है, इससे कुछ व्याकरण खंड बचा है, उसको कहीं पर रिवीजन करते हैं अच्छे। लेकिन अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाइएगा जहाँ पर टीचर अच्छे हों, वेरीफाइड टीचर हों। ऐसा नहीं कि कोई नया नया पढ़ा रहा है उससे सब गलत गलत पर जाकर पढ़ लें, ठीक। तो वेरीफाइड टीचर होने चाहिए, वहाँ से आप रिवीजन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हाँ क्वेश्चन में खुद से ट्राई कीजिएगा। ये मजा कहते हैं कोई था कि महत्वपूर्ण 30 प्रश्न, तो पता है किसी का औकात नहीं है क्वेश्चन नया ढूंढ के लाए। सबका औकात इतना ही है कि बस क्वेश्चन में कराएंगे, पेपर वाला क्वेश्चन करेंगे, स्कूल वाला पेपर करेंगे, इससे हद तक कोई बाहर नहीं जाएगा। ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, बाकी कोई बात नहीं बताएगा, क्योंकि सब कोई अपना कमजोरी बता देगा तो तुम इसको वीडियो नहीं देखोगे। मैं तो ऐसे काम कर नहीं रहा हूँ, एक बार सिर्फ लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा रिवीजन करा देंगे बच्चे को, जो काम हो रहा बच्चे कर रहे होंगे। चलो अब एथेनॉल का सामान्य गुण, एथेनॉल का रासायनिक गुण पढ़ लेते हैं। इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ये है बच्चे जी, जैसे हल्के ऑक्सीकारक एजेंट होंगे, यानी कमजोर समझ लो, स्ट्रॉन्ग नहीं, हल्के वाले। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे तो क्या होगा, जैसे CrO3 क्रोमिक एनहाइड्रेट, इसको बोलेंगे क्रोमिक एनहाइड्रेट। दोरा एल्कोहल, इसका नाम लिख दिए क्रोमिक एनहाइड्रेट, ठीक है सर। दोरा एल्कोहल
इसको हम और करते हैं रिएक्शन का ऑक्सीकरण, द्वारा एल्कोहल का ऑक्सीकरण। हल्के ऑक्सीकरण एजेंट जैसे कि हम क्रोमिक एनहाइड्रेट द्वारा एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग करते हैं, तो भाई इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसका केमिकल गुण क्या है। हमने लिया एथेनॉल C2H5, हाँ सर देखो C2H5OH, CrO3 मिला है इसमें। ये क्या है, इसमें ग्लेशियल के रूप में काम कर रहा है, ग्लेशियल एसिटिक के रूप में काम कर रहे हैं यहाँ पर। और ये तो है साथ में ग्लेशियल एसिटिक एसिड है इसमें। तो क्या बनेगा बच्चे जी, अब तो कुछ बच्चे सोचेंगे ना सर इसमें तो क्या करना है, इसमें आपको, इसमें तो सर हमको क्या करना है, एक हाइड्रोजन हटा के OH तो जोड़ना है। तो क्या करना है बच्चे, CH3 CH2, और उन्होंने सोचा कि इसमें अल्कोहल, इसमें ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन को हटा देना है, ऑक्सीजन ऐड कर देना है। तो क्या करेंगे बच्चे जी, एक इसमें और जाके CH जोड़ देंगे, ऐसे कर देंगे। इसी में वो क्या कर देंगे, इथेनॉल में, ऊपर तक इथेनॉल में सर OH लगता है, इथेनॉल में OH लगता है। तो उसमें क्या करेंगे आप, एक हाइड्रोजन को हटा देंगे यहाँ से, या एक ऑक्सीजन को हटा देंगे यहाँ से, इस ऑक्सीजन को हटाकर यहाँ पर लगा देंगे क्या, OH लगा देंगे, OH C3H2, और एक लगा देंगे इसमें एल्कोहल CHO, जो ये गलत हो जाएगा, लाल पेन से काटिएगा गलत होगा। इन नोट्स में गलत इसलिए काटना है कि आपको पेपर में ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, देखो कैसा रिएक्शन होगा, रिएक्शन ये वाला सही है, देखो CH3 तो रहेगा, क्योंकि आपको देखो जितने कार्बन है 1 2, तो आपको इधर 2 ही कार्बन होने चाहिए, इधर 3 कार्बन आपको नहीं करना है, तो नहीं करना है, आपको 2 ही कार्बन होना चाहिए। तो यहाँ देखो ये रिएक्शन 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है सर। आपको ये जो हाइड्रोजन है ये हटेगा, ये दोनों हाइड्रोजन हटेंगे, और OH लगाना है इसमें OH जोड़ना है, एल्कोहल बनाना है, तो इसमें एल्कोहल का ऑक्सीकरण करना है। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का ऐड करना है इसमें। तो देखो क्या होगा, ये हाइड्रोजन हटेंगे यहाँ से, और डबल बॉन्ड देंगे OH, देखो OH लग गया। सर डबल बॉन्ड क्यों लगा है यहाँ पर, यहाँ डबल बॉन्ड क्यों लगा है, एल्किन हो गया क्या, नहीं भाई, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना होती है, 2 ऑक्सीजन 6, ये 2 का शेयरिंग करेगा, तो कार्बन से 2 शेयरिंग कर लिया, कार्बन 4 चाहिए तो 1 2 3 1 4, ऑक्सीजन देखो ऑक्सीजन भी खुश हो गया, 2 2 ऐसे। इसलिए बच्चे जी यहाँ पर डबल बॉन्ड का मतलब कुछ अलग मत समझ लेना। तो देखो ये इथेनॉल था, तो यहाँ पे क्या बनना, C2H2, इथेनॉल से। अगर आपको पढ़ाया गया था बच्चे जी कि जब भी कमज़ोर मिलाएंगे तो आपको हाइड्रोकार्बन जो होंगे। अच्छा, इथेनॉल के बाद क्या बनता है, इसको मैं तो यहाँ पढ़ाया था ना आपको, इथेनॉल के बाद क्या बनता है। ये प्रोसेस है कि एल्कोहल के बाद एल्डिहाइड बनता है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। लेकिन यहाँ पर कमज़ोर था, इसीलिए आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना, यहाँ पर एल्कोहल में ही आ गया। अब देखो, अब मजबूत मिलाएंगे तो क्या होगा, ये तो नोट हो गया, नोट्स बन गया। ये गलत दिखाया हूँ, ये मत, आपको ये करना है, ठीक। CH3 इसमें CH मत कर देना, इसमें कार्बन ऐड मत कर देना इसमें। अब देखिए, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो सर कौन कौन होते, 2 बताया गया था, एक क्रोमियम परमानेंट, और एक डाइवल बताए, 2 बताए थे, दो आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। अगर आप इसको मिलाते हैं तो, और किस होना चाहिए, ये या छाड़िए, ये वाला, दोनों लिख दिया हूँ, ये वाला और ये वाला। तो आपके पास क्या है, CH3 CH2OH, छाड़िए मिला है आपने, छाड़ी स्थिति में इसको लिया, ठीक, या इसको लिया आपने, साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है, तो आपका बन जाएगा इथेनोइक एसिड। अब बन जाएगा आपको ओइक एसिड। आपको पता है जब भी स्ट्रॉन्ग मारेंगे तो डायरेक्ट एल्कोहल से, कोई भी इसमें सब्सटेंस हो, अगर हाइड्रोकार्बन हो तो भी यही बन जाएगा, बीच वाला है तो भी आपको ओइक एसिड बन जाएगा, यानी इसमें ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड बन गया। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद सॉल्यूशन, अगर ये विलयन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, कौन, इथेनॉल। तो इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है जिसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, जैसे 2Na, तो क्या बनाया, सोडियम लवण बनाएगा। अब आपने पढ़ा भी था कि भाई धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और क्या बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं। तो देखो यहाँ सॉल्ट बन गया और क्या बना, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। सर ये कैसे आया, इसको थोड़ा समझा दीजिए। देखो सोडियम क्या करेगा, सोडियम ऑक्सीजन को हटा देगा, तो CH3 तो रहेगा ही, CH2 रहेगा।
आपने पढ़ा कि सोडियम कान्हा कार्बन, सोडियम बहुत रिएक्टिव तत्व है, एलिमेंट्स है, इसको हटा देगा, हाइड्रोजन वीक हटा देगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, एक अच्छे देखो 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के परमाणु यहाँ आएंगे, तो ये भी इसको भी 2 हाइड्रोजन चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन जाके यहाँ पर गैस बन के गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ये तीर का निशान बताता है कि गैस यहाँ से उत्पन्न हो रही है। जब भी आपको ऐसा साइन दिखाया गया हो तीर का ऊपर करके, तो समझ लेना कि गैस रिलीज ऊपर जा रही है। ठीक, चलो, और क्या बन गया, सोडियम लवण बना, सोडियम लवण यानी सोडियम, और क्या है, सोडियम इथॉक्साइड, क्या है ये, सोडियम इथॉक्साइड, हो गया नोट। अच्छा चलो, बहुत लंबा लेक्चर है, चलो अब रिएक्शन करेंगे बच्चे इसको हम कार्बोलिक एसिड के साथ। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एथेनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है, क्या बनाता है, एस्टर बनाता है, और इस प्रक्रिया को एस्टीकरण कहते हैं, इस प्रक्रिया को एस्टीकरण कहते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH, हाँ सर, और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना दिया, एस्टर बना दिया। आर क्या लगा सर, यहाँ पर कार्बन चैन हो सकते हैं लंबा बारह कितना भी। OH क्या है सर एच आपने क्यों लिखा है, OH क्यों नहीं लिखा, मैं OH थोड़ा समझाने के लिए लिखते हूँ, एल्कोहल ही है, क्योंकि आपको मैकेनिज्म जल्दी समझ में आ जाएगा। और देखो यहाँ पर क्या लिखा हूँ, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, इसको रिएक्शन का ये शॉर्ट रूप है, आप पूरा रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं, रिएक्शन। आप पेपर में चाहें तो रिएक्शन को शॉर्ट में ऐसे बता सकते हैं, या अपने नोट्स में समझने के लिए। एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या है, तो इथेनॉल प्लस इथेनोइक एसिड मिलकर बनाते हैं। देखो आपको मैकेनिज्म समझना, आपको बुक में रटना नहीं पड़ा, आपको बुक में दिया है तो आप पढ़ते ही हैं, आपके बुक में भी स्टडी करना भी दिया है, तो आपको वहाँ तो याद करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ नहीं दिया है, दिया है, आप यहाँ से याद कर लीजिए। तो क्या आप इसको याद करना चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो याद कीजिए। क्या इसको ये चीज़ को आप मैकेनिज्म समझते, आप अगर इस चैनल से पढ़ रहे हैं आप, तो बिल्कुल आपको तो समझाया जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप अच्छे बच्चे हैं ना, अच्छे बच्चे चीज़ को समझते हैं, याद तो रखेंगे वो भी, लेकिन समझ के याद रखेंगे। और रटने वाले क्या अक्सर भूल जाते हैं बच्चे, जो समझ के याद किया है ना उसको बहुत लंबा याद रहेगा। जैसे देखो इसमें मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, CH3COOH, ठीक। अब मैंने क्या किया बच्चे जी, यहाँ पर थोड़ा इसमें एथेनॉल जो मिलाया हूँ, अपने एथेनॉल मिलाना तो C2H5OH थोड़ा उल्टा सर लिख दिया, क्यों सर उल्टा, समझाने के लिए, ताकि जल्दी समझ में आ जाए। देखो क्या बच्चे, C2 फार्मूला क्या होता है एथेनॉल का, C2H5OH, मैं क्या लिखा हूँ, OH उल्टा लिखा हूँ, OH उल्टा लिखा हूँ, उल्टा भी लिखा हूँ, नहीं तो अपने तो ऐसा पढ़ा था फार्मूला बार बार, C2H5OH मैं बिल्कुल उल्टा लिखा हूँ, पहले इसको लिख दिया हूँ, फिर इसको लिखा हूँ, फिर इसको लिखा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, समझाने के लिए सर, समझाने के लिए, ताकि आपको इंसेटिव वाला टर्म समझ में आ जाए, उसको डायरेक्ट आपको वही पेपर में लिख के आ जाएंगे। देखो ये क्या है, एथेनोइक अम्ल है, ये क्या है, इथेनोइक अम्ल है, हाँ सर, ये तो एथेनॉल है ये वाला। अब क्या करेगा इसके साथ में इथेनॉल, इसके जो एक इसका जो OH है, OH, ठीक, और ये वाला हाइड्रोजन इसमें आके जुटेगा, ये वाला हाइड्रोजन इसमें आके जुटेगा, क्यों सर, इसको ब्रेक करेगा, इस हाइड्रोजन इसमें आएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, CH3C11O, और एक हाइड्रोजन इसमें से गायब हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन इसमें, ये दोनों मिल जाएंगे आपस में आकर, ठीक, और बाकी मेरे पास क्या बचेगा, ये C2H5। यहाँ पर देखो ये जो काम करेगा ना बच्चे जी, यहाँ पर जो मिलाया हूँ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ये वाला, ये क्या करेगा ना, डिहाइड्रेट एजेंट है ये। डिहाइड्रेट एजेंट का मतलब होता है निर्जलीकरण, जल गायब कर देगा उसमें से, जो जल कैसे बनेगा, देखो H2H हो गया, अरे सर इसको समझो ना थोड़ा, इसको समझो, OH एक और H, ये क्या बन गया देखो, तो 2H H2 और O, यानी कहने का मतलब जो इसमें जल की मात्रा होगी उसको गायब कर देना, जल की मात्रा को हटा देना निर्जलीकरण कहलाता है, जल की मात्रा को हटा देना निर्जलीकरण कहलाता है। सर इसका डेफिनेशन लिखवाएंगे, टेंशन मत लो। निर्जलीकरण क्या आपको पढ़ाया जाएगा, मैं थोड़ा उसको दिखा दूँ, पुराने लोग सुन लें, है अभी भी कराने वाला हूँ, निर्जलीकरण आपको पढ़ाएंगे वहाँ पर, टेंशन मत लो। तो क्या देखो कैसे निर्जलीकरण हुआ, जो भी इसमें थोड़ा पानी की मात्रा जो होगी, पानी की मात्रा जो होगा उसको गायब कर देगा, पानी की मात्रा को ये गायब करेगा, कैसे, H2O गायब हो गया, सिर्फ क्या बचा अपने पास, ये बॉन्ड फिर बच गया अपने पास, वो वाला बचा इसमें का, हाँ डबल बॉन्ड था ना यहाँ पर, एक वो बचेगा, और C2H5 तो ही है, एक और रहेगा बच्चे यहाँ पर, एक और रहेगा, इसको हम बोलते हैं इथाइल एथेनोएट, CH3C11OOCH2,
ठीक, CH2, ठीक है, H5। तो देखो और ये क्या होता है, इथाइल इथोनेट क्या होता है बच्चे, फ्रूटी स्मेल होते हैं, फल जैसा सुगंध होता है, मीठा सुगंध होता है, अच्छा लगता है इसका। हाँ, आपने देखा होगा कभी कोई बॉडी स्प्रे मारता है, कोई बच्चा सेंट लगाता है, तो देखना कभी कभी उसका फल जैसा सुगंध होता है। आपने फ्रूटी पिया है, कोल्ड ड्रिंक पिया है, तो समझते हो कि तुम मज़ा पी रहे हो, आम पी रहे हो, आम नहीं पी रहे हो, आम का उसमें सुगंध है, उसमें सभी सब मिलाया जाता है, ये सब केमिकल है उसमें, इसीलिए बोलते हो सेहत के लिए सब उतना ज़रूरी नहीं है। फल जैसा सुगंध है लेकिन उसको नहीं पीना चाहिए। देखो अब निर्जलीकरण है, समझा दिया हूँ। निर्जलीकरण क्या होते हैं, कहते हैं रासायनिक रूप से किसी पदार्थ से जल निकाल लेते हैं, केमिकल रूप से। देखो इससे जल निकाल दिए हैं, इसका जल निकाल दिए हैं, जो बच के सामने है। तो आपको तो मैकेनिज्म पढ़ा दिया गया। चलो ये तो काटा गया, इसको तो लिखना ही नहीं है, यहाँ से लिखना है आपको, यहाँ से नोट्स पढ़ना समझना है पहले। कहते हैं इथेनॉल शांत H2SO की उपस्थिति में एथेनोइक एसिड के साथ अभिक्रिया करके एथिल एथेनोएट एस्टर और जल का उत्पादन करता है। निर्जलीकरण क्या है समझा दिया हूँ। कहते हैं इथेनॉल को 4 से 43 डिग्री पर अतिरिक्त H2SO के साथ गर्म करने पर इथेनॉल निर्जलीकृत होकर इथेन बन जाता है। हो गया सर, लिख ले। इसमें कुछ जो समझाने वाला था यहीं पे समझाया हूँ, उल्टा लिख कर कि यहाँ पर क्यों ऐसा बन गया। चलो अब देखो, जैसे यहाँ पर देखो अपने H2SO पर मिलाया तो क्या करेगा, निर्जलीकरण करेगा इसका, तो क्या बन जाएगा CH, एक तो इसका हाइड्रोजन गायब करेगा, इसमें करेगा वो, तो CH2 बनेगा। हाइड्रोजन गायब करेगा तो एक वैलेंसी करना पड़ेगा इसको, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएंगे, इथिन बन जाता है, इथिन बन गया C2H4, इथिन, एथेन, इथिन, एथाइन और जल। हाँ सर, ये निर्जलीकरण है। अब डिटेल में इसको समझते हैं, डिटेल में इसको समझाता हूँ आपको। अब तो यहाँ तो मान लो आपको रटना पड़ रहा है, अब देखो यहाँ रटना नहीं पड़ेगा। फिर सर जी आपके लिए बेहतरीन काम करके लाए हैं, क्योंकि मैम ने पढ़ा है और मैं आपके पास टीचर है बच्चा जी। इस चैनल पर आप समझना ना कि जब भी आप गुरुकुल आश्रम पढ़ते हो तो समझना कि आपके पास हर विषय का एक टीचर है। सर मेरा महत्व क्या है, मेरा महत्व है कि सर उस सब्जेक्ट को समझ के आपको समझा देता हूँ, नोट्स बना के आपको देता हूँ, इंग्लिश को हिंदी में करके देता हूँ। तीसरा काम मेरा क्या है कि जो चीज़ जिससे मेरा थोड़ा अपना जो अनुभव क्या है मेरा, जैसे संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया और SST में आपको हेल्प करेंगे हम। अच्छा मेरा विषय है वो सब, मेरा फेवरेट विषय है। और कहो सर आपका फेवरेट क्या है, तो मेरा फेवरेट सब कुछ है, क्योंकि मैं जब मैं पढ़ता था ना तो मुझे जो विषय पढ़ता उससे मैं प्रेम हो जाता था। अभी देखो मैं केमिस्ट्री से प्यार हो गया, मुझे केमिस्ट्री समझ में आ रहा है, मैं बायोलॉजी पढ़ूँ तो मुझे बायोलॉजी से प्रेम हो जाता है। तो बच्चे को ऐसा होना चाहिए, किसी विषय पर तिकबिक मत करो। कुछ बच्चे होते हैं तो नहीं मुझे ये विषय अच्छा लगता है, ये खराब, ऐसा भावना तो मेरा कभी था ही नहीं कि मुझे ये अच्छा लगता है वो खराब लगता है। ये जो सोचता है सोचो। मेरे प्यारे वाला कैसा नहीं, मेरे गुरुकुल वाला में सब क्या है ऑलराउंडर हैं, आप ऑलराउंडर हैं, आपको सब अच्छा लगता है, आपको मैथ भी अच्छा लगता है, आपको हिंदी भी अच्छी लगती है, आपको मेरे बच्चे को SST भी अच्छा लगता है। मेरे बच्चे सब पढ़ेंगे, मेरे भाई बहन सब पढ़ेंगे। चलो डिटेल में इसको समझाते हैं इसे कैसे बन गई। CH3 है, ठीक है सर, CH3, CH2 है सर, CH2 है सर, OH है सर, OH है, ठीक है सर। अब देखो क्या होगा इसमें से, ये वाला जो H है और H2O हो गया, ये क्या बन गया, जल बन गए, क्योंकि यहाँ पर ये तो क्या जल बनाएगा रासायनिक रूप से। अब बचा ये बॉन्ड फ्री हो जाएगा, ये बॉन्ड फ्री हो जाएंगे तो क्या होगा, तो देखो C ये तो रहेगा, ये बॉन्ड फ्री हो गया ना, जल बन गया, निर्जलीकरण हो गया, तो यहाँ बॉन्ड बच्चा खाली हो गया, इसका बॉन्ड खाली हो गया, तो कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है, तो 2 1 3, तो सर एक और बॉन्ड जुड़ जाएगा इसमें। हाँ सर मज़ा आ गया सर, एक और बॉन्ड आ गया। अब देखो क्या बचा, CH2, यहाँ क्या बचा, यहाँ ये निकल गया ना, ये तो जल बन गया दोनों, CH2, तो क्या बैलेंस था, नहीं था सर, क्योंकि यहाँ पर ये वो था बॉन्ड, इसीलिए डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि इसको तो भाई ऑक्टेट पूरा करना है अपना, हो गया और जल बनता है, इसी को तो बोलते हैं निर्जलीकरण क्रिया। तो बच्चे लोग निर्जलीकरण को याद करते हैं, तुम तो मैकेनिज्म समझा दोगे उसको। चलो कुछ महत्वपूर्ण टर्म हम याद करेंगे यहाँ से कि शुद्ध शराब क्या है, जिसको हम स्पिरिट बोलते हैं, जिसको हम लोग परिशोधित स्पिरिट बोलते हैं, उसको हम लोग रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं। वो क्या होता है, देखो जिस एल्कोहल में, जिस एथेनॉल में 5% जल होगा, 5% H2O युक्त एथेनॉल में ही अगर 5% जल होगा तो उसको हम बोलेंगे ये शुद्ध परिशोधित स्पिरिट है, यानी रेक्टिफाइड स्पिरिट है। स्पिरिट समझते हैं जो हम पानी में पहले कलर में डालते थे, पेंट में डाल के पेंट मारते हैं, स्पिरिट डाला है तो उसमें। अब स्पिरिट एल्कोहल क्या है, पूरा अल्कोहल क्या है, तो जिसमें 100% शुद्ध इथेनॉल होगा, जिसमें पानी नहीं होगा, और जिसमें 5% पानी होगा तो क्या कहलाएगा, रेक्टिफाइड स्पिरिट। जिसमें पूरा 100% खाली अल्कोहल होगा तो उसको हम पूर्ण अल्कोहल कहेंगे, जिसमें पूरा शुद्ध इथेनॉल होगा। और जाना जाता है ये परिशुद्ध स्पिरिट का रिफ्लक्स ओवर
क्योंकि लाइम ये कैसे बनता है, इसमें जो इसी पानी को खत्म करना ना, इस पानी को खत्म करने के लिए बच्चे हम थोड़ा इसमें CO डाल देते हैं। CO तो क्या करें, CO थोड़ा इसमें जो निर्जलीकरण कर देगा, इस पानी को गायब कर देगा, तब 100% खाली एथेनॉल बचेगा, उसमें पानी है ही नहीं। तो जिसमें पानी ना हो, सिर्फ एथेनॉल हो, ऊपर कहलाता है पूर्ण एल्कोहल कहलाता है। फिर से और क्या करना पड़ता है, इसको फिर से 12 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। ये प्रोसेस लिख दिया हूँ, लिख लो। और क्या बन जाता है आपको, C2H5OH 100% आपका एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। डीनेचर्ड एल्कोहल क्या है, ये क्या है, ये खराब एल्कोहल क्या है, विकृत एल्कोहल क्या है। तो देखो इसमें क्या है, कभी कभी कंपनी में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। तो मान लो वहाँ कारीगर एथेनॉल पीना शुरू कर देंगे, उसका ड्रिंकिंग लेंगे, दारू पीने लग जाएंगे, तो उसको जहरीली बनाने के लिए उसमें थोड़ा मिथेन मिला दिया जाता है। तो कहते हैं कि उद्योग के लिए उत्पादित एथेनॉल के दुरुपयोग मतलब गलत यूज करने को रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल मिला देते हैं। मेथेनॉल जैसे पदार्थों द्वारा इसे पीने अयोग्य बना दिया जाता है। इसे हम लोग विकृत एल्कोहल कहते हैं, खराब एल्कोहल कहते हैं। सर पावर एल्कोहल क्या है, सुपर पावर एल्कोहल क्या है। तो बच्चा जी इसका उपयोग बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, लगभग 20% और 80% के अनुपात में पूर्ण एल्कोहल होता है। पूर्ण एल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण होता है। पूर्ण एल्कोहल इतना होता है, 20% 80% इसमें पेट्रोल होता है। ठीक, पूर्ण एल्कोहल इतना और 20% उसमें 80% उसमें पेट्रोल होता है, का मिश्रण होता है। चूँकि एल्कोहल स्वयं पेट्रोल के साथ मिश्रित नहीं होता। अब देखो पेट्रोल तो उसमें नहीं मिलेगा, तो उसमें क्या करते हैं, इसीलिए उसमें हम लोग कुछ को सॉल्वेंट मिलाते हैं, जैसे बेंजीन ईथर, उसमें मिला के उसको पेट्रोल नहीं खुलेगा उसमें। तो पेट्रोल घुलाने के लिए उसमें हम लोग कुछ बेंजीन ईथर मिलाते हैं। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, कुछ इसमें ईथर मिलाते हैं, जो तीसरा ब्लैक उसमें जो रहता है तब जब घुलता है। सर इथेनॉल का उपयोग लिख लें जल्दी जल्दी, इसका उपयोग हम लिख लेते हैं, ये लिख लें आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा इसको, पेपर में पूछता है तो आप आराम से कर देंगे। MCQ में भी काम आ जाएगा आपका। और आप सिर्फ पेपर के लिए नहीं पढ़ रहे हो, अब बच्चे क्लास आगे के लिए तो थोड़ी सब चीज़ें आपको आना चाहिए। चलो एक टॉपिक आप लिखेंगे, अब ये वाला एल्कोहल जो होता है, एथेनॉल जो भी एल्कोहल है हमारे शरीर पर क्या बुरा प्रभाव डालता है, इसको लिखना आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन आंसर को लिखूंगा मैं पुराने नोट्स में से, हाँ, क्योंकि जो टॉपिक मेरे पास पहले से है उसको मैं बार बार तो लिखूंगा नहीं। जल्दी से लिख ले इसको। आपने देखा हो कि लीवर खराब होता है आदमी का, उल्टी करते हैं लोग, धुंधला, कभी कभी आदमी अंधा भी होता है, उतना अच्छा दिखता नहीं है, आदमी लड़खड़ा के चलता है, धुंधली लड़खड़ाहट आवाज़, कौन ऐसे नहीं बोलता दारू पीने वाला। हाँ सर, हृदय की गति बढ़ती है, हार्ट बढ़ जाता है, उनका BP हाई हो रहता है, किडनी में तनाव होता है, किडनी बहुत खराब चीज़ है, ये बुरी हरकत भी करता है। कभी कभी देखिए आप जितना बलात्कार रेप होता है, सब वो लोग एल्कोहल लेने वाले ड्रिंक करते हैं, वही लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि उनका भाई मानसिक कंट्रोल खो देते हैं वो लोग, अपनी यौन इच्छा को भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी ये सब होती हैं चीज़ें, तो हर तरह से नुकसान है ना, हर तरह से नुकसान है इसका। काहे कोई पीता है इसको भाई। चलो लिखवा दिया उसका, हाँ। अब देखिए इसके आधार पर कुछ थोड़ा पढ़ा दिया आपको। चलो अब आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा आराम से, जो मैं पढ़ के वही इसमें लिखा गया, इसमें पढ़ लीजिएगा। आप थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा, जरूरी है बच्चा जी, बाद में मत कहना मेरा। ईंधन के रूप में एल्कोहल का उपयोग किसमें करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। कहते हैं गन्ना सूर्य प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की सर्वाधिक सक्षम होती हैं। गन्ने का रस मुसल सिरा बनाने योग्य में लाया जाता है, जिसका किण्वन करके एल्कोहल या एथेनॉल तैयार किया जाता है। एल्कोहल को बच्चा जी एथेनॉल भी कहते हैं, तैयार किया जाता है। कुछ देशों में एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर स्वच्छ ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अच्छा बात है। ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने में केवल CO2 और जल उत्पन्न करता है। पढ़ लिया आपने? हाँ सर पढ़ लिया। नोट्स में लिखना नहीं है, इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। कितना लिखिएगा, आप बोलते तो परेशान हो गए होंगे। मेरे पास अभी तो कंटेंट ज़्यादा है, बच्चे आ गए हैं क्लास से 6 बजे से, कोई बात नहीं, थोड़ा ऑफलाइन क्लास लेट कर दूंगा, मैं यहाँ से पढ़ा देता हूँ। चलो ये अभी जाने पेज नंबर 81 आपको करा दिया। हाँ सर चलो अब देखें, अब आपका टॉपिक शुरू हो रहा है एथेनोइक एसिड। एथेनॉल पढ़ लिया आपने, दो ही चीज़ पढ़ना हमको, एथेनॉल पूरा पढ़ लिया, सब फिजिकल केमिस्ट्री सब उसका प्रॉपर्टी पढ़ लिया, रिएक्शन पढ़ लिया, एस्टरीकरण कर लिया। अब हम करेंगे यहाँ से एथेनोइक एसिड के बारे में। सर इसका IUPAC नाम क्या होता है? एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल क्या है? एथेनोइक एसिड या एथेनोइक अम्ल क्या है? एथेनोइक अम्ल IUPAC नाम है, ठीक सर। इसका कॉमन नाम क्या है? इसका कॉमन नाम है एसिटिक अम्ल। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि एथेनोइक एसिड का साधारण नाम क्या है, तो एसिटिक अम्ल बोलेंगे ना सर? बोलेंगे। एथेनोइक एसिड में क्या होता है बच्चे? एसिटिक अम्ल
के रूप में जाना जाता है, अच्छी बात है। इसमें 3 से 4% जल में। बच्चा जी मैम ने लिखा है 5 से 8%, मैं भी एक और इसका परसेंट लिखता हूँ। एनसीईआरटी में दिया 3 से 4% इसमें जल होता है, लेकिन मैम ने लिखवाया है 5 से 8%। इसको भी आप लिख लीजिए, दोनों सही रहेगा। हो सकता है कि कहीं बुक में ऑर्डर चेंज किया गया हो, करेक्शन किया गया हो, तो मैडम ने 5 से 8% लिखवाया है। मैं आपको दिखाता हूँ पीडीएफ में। मैम ने लिखवाया इथेनॉइक एसिड के बारे में लिखवाया है कि इसमें 5 से 8% एसिटिक एसिड में वाटर होता है। तो एक एवरेज है, तो मैं दोनों लिखवाता हूँ आपको। बुक में 3 से 4% दिया है, 5 से 8% मैम लिखवाया, दोनों याद रखिएगा। जल में एसिटिक अम्ल के विलयन में जब भी इसमें देखो एथेनॉइक एसिड में, इसको समझ बचाइए। मैं आपको यहाँ पर अपने चाउमीनों में बताया, सब उसमें पानी छिड़कता है जो खट्टा खट्टा लगता है, उसमें विनेगर मिलाता है, सिरका मिलाता है। सिरका मतलब लगता है कि आपको इमली का रस, सब रस नहीं है, उसको केमिकल से बनाया गया। क्या किया जाता है एथेनॉइक एसिड में, एथेनॉइक अम्ल में अगर पानी की मात्रा इतना होगा 3 से 4% या 5 से 8%, तो उसको समझ लेना कि वो सिरका है। क्या है? सिरका है। तो सिरका क्या है? एथेनॉइक एसिड का 5 से 8% या 3 से 4% जल की मात्रा वाला एक विलयन है, जिसको हम सिरका के रूप में जानते हैं। इसका उपयोग हम लोग कहाँ अचार उचार में करते हैं, भोजन चीज़ में, अचार में। अचार जितना अचार खट्टा लगता है ना, सब केमिकल वाला, सब इसमें ये केमिकल पड़ा है। आदि के संरक्षण के लिए भी किया जाता है, उसको बचाने के लिए भी इसमें करते हैं। इसका सरसूत्र क्या होता है? इसका आणविक सूत्र होता है, इसका मोलिकुलर फार्मूला होता है CH3COOH। हो गया? एथेनॉइक अम्ल, एसिटिक अम्ल पढ़ा था आपने सर? ये हम याद किए थे। एसिटिक अम्ल पाया जाता है कहाँ कहाँ सर? अपने थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। बच्चा लोग अपना किताब तो नहीं पलटता है ना, सर जी पलट देते हैं। चलो, हमने अम्ल क्षार लवण में पढ़ा था, बच्चा जी लोग थोड़ा दिखा देते हैं। कैसे बहुत ज़रूरी है, पेपर में तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। किस बात की हम कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। किसने पाया? सिरका में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है एसिटिक अम्ल? और एसिटिक अम्ल कहीं नहीं पाता है। ये तो मेथनोइक अम्ल अपने पढ़ लिया, जिसको हम फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं, ये वाला मेथनोइक एसिड आपको पढ़ा दिया गया। ऑक्जेलिक एसिड भी पढ़ा दिया गया, सब यही सब। इसका टॉपिक भी आप यहाँ पढ़ रहे थे, एकदम याद होना चाहिए वाला टॉपिक। 100% एक क्वेश्चन ऐसा बनता ही बनता है पेपर में। सर इसका स्ट्रक्चर फार्मूला, अरे आसान है, CH3 डबल O तो डबल OH। ये डबल बॉन्ड क्या है सर? कार्बन की वैलेंस संतुष्ट करने के लिए। ये डबल O ये मत समझ लेना, डबल O ये कार्बन के 4 चाहिए, 2 3 4, ठीक सर। इसको 2 चाहिए तो 2 2 कर लिए शेयरिंग। हाँ सर, हो गया। लुईस रेशो बना लीजिएगा, ये तो आपको बहुत सिखा दिया हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ से लिख लीजिए, याद रखना है आपको डायरेक्ट। इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है 16 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट इतना है। और केल्विन में दिया होगा तो अपन वही 273 वाला जो हटाव कर लीजिएगा। आपको केल्विन से सेल्सियस से बदलना है। जैसे देखें, आपको आना चाहिए केल्विन से सेल्सियस से बदलना, आपको आना चाहिए। खट्टा वट्टा है जो भी इसका लिखा है, इसको देख लेना। शुद्ध एथेनॉइक अम्ल का गलनांक जो होता है इतना होता है। आपके बुक में लिखा गया, पेपर में पूछा भी गया था कि शुद्ध एथेनॉइक एसिड का गलनांक कितना होता है, तो 290 केल्विन या 17 डिग्री सेल्सियस होता है। 70 कैसे आ गया? तो 290 में से 273 घटा लीजिएगा। तो जब भी केल्विन सेल्सियस में जाना है, सेल्सियस देखो, सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए 273 इसमें जोड़ देना है। केल्विन सेल्सियस में आने के लिए 290 में से 273 घटा देना। याद रहेगा ना? मैं थोड़ा उन बच्चों को पढ़ाता हूँ जो थोड़ा 9th नहीं पढ़े थे। देखो, आपको केल्विन से सेल्सियस में जाना है, तो आप इसमें क्या कीजिएगा? 273 केल्विन में से 273 माइनस कीजिए, घटा दीजिएगा। अगर सेल्सियस से आपको केल्विन में जाना है, तो इसमें आपको 273 ऐड कर देना है। हो गया? चलो, लिख लिया इसको अपने। अम्ल कहा जाता है, यहाँ कहा जाता है, लिखा है, कहा जाता है इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि ठंडी जलवायु में ये जम जाता है, बर्फ जैसा होता है, इसीलिए इसको हम लोग ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, ये कहा जाता है। चलो, अब हम पढ़ेंगे बच्चा जी इसके एथेनॉइक एसिड के केमिकल
गुणधर्म यानी इसके रासायनिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इथेनोइक एसिड की हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहला प्रॉपर्टी देखिए इसका, अगर ये कोई सोडियम, चलो कुछ बच्चे बताए तो इसका नाम क्या है, इसका फार्मूला बताइए, किसका फार्मूला है, इसका केमिकल नाम बताइए। हाँ बहुत अच्छे, जिन बच्चों ने बताया सोडियम कार्बोनेट, बहुत अच्छे। इसको बताइए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाँ बहुत सुंदर। चलो अगर मेरा इथेनोइक एसिड इन दोनों से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, तो देखो यह Na2CO3 और NaCO के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस उत्पन्न करता है सर, ठीक है। चलो ये मेरा क्या है, इथेनोइक एसिड, CH3COOH इथेनोइक एसिड। इथ सर के 2 कार्बन है, वही एसिड क्यों सर, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप लगा है COOH लगा है, हाँ सर इसीलिए सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा CO2 गैस रिलीज करेगा। जल क्यों बनेगा सर, देखें इथेनोइक अम्ल है, आपको पता है कि सर ये देखिएगा CH3 इसको हटाएगा, सोडियम मजबूत है तो इसको डिस्प्लेस करेगा, किसको डिस्प्लेस करेगा सर, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर सोडियम आ गया सर, सोडियम आ गया, ठीक है सर। और देखो इसमें क्या करेगा बच्चे जी, और देखो 2 परमाणु इसको जब डिस्प्लेस किए हैं तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, ठीक है सर। और इसमें 1 ऑक्सीजन, तो क्या बन गया जल। और देखो 3 ऑक्सीजन थे अब एक तो देखो इसको थोड़ा समझना फील्ड के साथ, 1 ऑक्सीजन 2 सोडियम इसको हटाए हैं तो 2 हाइड्रोजन चाहिए भाई, तो 2 हाइड्रोजन, ठीक। और इसमें 1 ऑक्सीजन ले लिया तो जल बन गया, ठीक। अब इसमें 1 कार्बन बचा है, फिर 1 ऑक्सीजन बचा है, 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन बचे, तो CO2 बन गया जो गैस रिलीज हो गया। और सर कितने अच्छे कंसेप्ट समझा दिया आप। ये क्या है, इथेनोइक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करके बना दिया कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसका देखो नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम इथोक्साइड, इसका नाम है सोडियम इथोक्साइड। इसका एक और नाम बोल सकते हैं, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है। कार्बोक्सिलिक क्या बन गया, सोडियम लवण। आपने पढ़ा था कि जब धातु जो भी अम्ल होते हैं क्षार से अभिक्रिया करते हैं तो भाई लवण और जल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। लवण और जल और CO2 गैस तो रिलीज होगा ही होगा। चलो एसिड बेस से अभिक्रिया करके, एसिड जो है ये बेस है, क्षार है, जो अम्ल है क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं भाई, सॉल्ट और लवण बनाते हैं। ये कंसेप्ट भी लिख दिया हूँ, चूँकि कंसेप्ट लिख दिया हूँ कि आपको ये लवण और ये क्या बनेगा, जल, लवण और जल बना है, ठीक है सर। इसका नाम आप इसको बोल सकते हैं सोडियम इथोक्साइड या कार्बोक्सिलेट का सोडियम लवण, ओके सर। चलो सेम यही होगा, यहाँ भी वही प्रक्रिया होगी बी वाला में, किस ये था ये बी है। अब इस बार आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से करेंगे तो फिर सोडियम इसको डिस्प्लेट करेगा, 1 हाइड्रोजन इसका और 1 हाइड्रोजन ये 2 बन गया, 2 हाइड्रोजन और इसमें से ऑक्सीजन ले लेगा तो जल और बच गया CO2 रिलीज हो गया। दूसरा केस अगर हम बच्चे बात करेंगे इसकी, रिएक्शन करेंगे क्षार से तो क्या होगा, अम्ल से करें तो क्या बना, अब इसके जो क्षारीय माध्यम हो तो क्या होगा, क्षार के साथ करेंगे तो थोड़ा देखो एसिटिक अम्ल कहता है कि एसिटिक एसिड या इथेनोइक अम्ल, इसका यही नाम है, हाँ सर। एक मोनोबेसिक एसिड यानी यह एक क्षारकीय अम्ल से COH में एक COH में कहता है कि एक प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन होता है, इसमें से 1 हाइड्रोजन इसमें से डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और इसके लिए क्या बनाता है, इथेनोइक अम्ल क्षार को निष्क्रिय कर देता है और न्यूट्रलाइज कर देता है। इसको हम समझेंगे यहाँ पर, और यह NOH के विलयन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एथेनोएट और जल देता है। इसको हम रिएक्शन के माध्यम से देखेंगे, हम इसको समझाएंगे। अब यहाँ पर टर्म लिखा गया है मोनोबेसिक एसिड, इसको हम समझाएंगे क्या होता है ये, एक क्षारकीय अम्ल क्या होता है आपको समझाऊंगा, चिंता मत करो। थोड़ा सा नीचे नोट्स में थोड़ा यहाँ देखो, पहले इस रिएक्शन को समझो, हो गया। ऐसे अभिक्रिया करेगा तो आप तो जानते हो कि ये हटाएगा इसको और ये बनेगा जल बनाएगा, ठीक है सर। इसमें सर एक ही हाइड्रोजन क्यों हटा, सब हटे क्यों नहीं हटे, तो देखो मोनोबेसिक एसिड का मतलब होता है बच्चे जी, पर एसिड मोलिक्यूल में से 1 हाइड्रोजन आयन निकल जाएगा। मान लो क्या है, अम्ल है तो पर एसिड मोलिक्यूल में इसके जितने मोलिक्यूल होंगे उसमें से एक हाइड्रोजन आयन क्या होंगे बच्चे जी, निकलता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। तो जब भी मोनोबेसिक एसिड लिखा होगा, एक क्षारकीय अम्ल लिखे होंगे तो समझ लीजिएगा उसमें से उसके मोलिक्यूल में से, उस एसिड की में से मोलिक्यूल में से 1 हाइड्रोजन आयन निकलेगा और वही हाइड्रोजन 1 आयन इसमें के देखो, इसमें 1 हाइड्रोजन का डिस्प्लेस होता है, ठीक। और क्या बनेगा उसके बाद, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे, ये इधर चल जाएगा, तो ये हाइड्रोजन इधर आ गया, अम्ल है ना भाई जी, अम्ल है। एक अम्ल में से अगर एक ही हाइड्रोजन वहाँ से निकलेंगे तो उसको बोलते हैं एक क्षारकीय अम्ल, मोनोबेसिक अम्ल। और ये इधर आ गया तो क्या हो गया, H और H2 और वो H2O। पूरा रिएक्शन समझा रहा हूँ, पूरा आपको मैकेनिज्म इसको समझा दे रहा हूँ, ये तो उस नोट्स में गया था। हो गया, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं सर। हम सर रिवीजन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बच्चे अच्छे हैं, करेंगे रिवीजन, हाँ सर। चलो अब बात करते हैं इसको थोड़ा और समझें।
अगर देखो ये ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक, अरे हाँ भाई, कार्बनिक अम्ल है, तो क्या करेगा, NOH, यानी NOH क्या होता है भाई, प्रबल क्षार होता है, स्ट्रॉन्ग बेस से इससे अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा कार्बोक्जिलिक अम्ल का सोडियम लवण, कार्बोक्जिलिक का सोडियम लवण। लेकिन इसका भी कोई पूछेगा इसका नेचर क्या है, तो आप क्या कहेंगे, क्षारीय लवण है। क्या कहेंगे, क्षारीय लवण है। क्यों सर, क्योंकि ये है अम्ल है और ये प्रबल क्षार है। अम्ल जो मान लो कि दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षार है, तो भाई तो क्षारीय लवण ही बनेगा। आपको याद करो, मैं पढ़ाया गया था अम्ल चैप्टर केमिकल रिएक्शन में पढ़ाया था, चैप्टर 2 में और चैप्टर 3 में, दोनों में बताया था कि जब प्रबल अम्ल हो, दुर्बल अम्ल हो, प्रबल क्षार हो, तो जो भी लवण बनेगा, अरे अम्ल क्षार तो लवण बनाएंगे ही, वो लवण कैसा होगा, ये लवण बेसिक होगा, क्षारीय होगा। क्या होगा, क्षारीय, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है। अब करते हैं भाई, हम मेटल से अभिक्रिया करते हैं, धातु से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, तीसरा चरण, धातु से इथेनोइक अम्ल अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, तो जिसे मान लो कि सोडियम से अभिक्रिया करेंगे या जिंक से, मैग्नीशियम से, तो ये अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। जैसे दो पर ध्यान मत दीजिएगा, पहले इथेनोइक एसिड हो गया, सोडियम से अभिक्रिया करेगा तो भाई एक तो हटा देगा इसका, हाइड्रोजन हटेंगे, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा तो H2 बन गया। अब इसको बैलेंस करना है आपको, हाइड्रोजन 2 चाहिए, हाइड्रोजन 2 चाहिए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या था, एक था, तो 2 से गुना करोगे तब तुम्हारा क्या हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया इसमें भाई, हाँ ठीक है, हाइड्रोजन कितना था इसके पास, 3 और 2 5, इधर कितना था, 3 1 4, जैसे 2 से गुना करोगे तो 2 ये भी हो गया और 3 5 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन अब सोडियम को तो यहाँ पर 2 से, जब इधर 2 से गुना किया गया है तो इधर क्या बनेगा, सोडियम 2 हो जाएगा, तो सोडियम को भी 2 करना पड़ेगा। बैलेंसिंग आपको सिखाया गया, खुद से बैलेंसिंग कीजिएगा। जिंक से भी क्रिया करोगे तो सर क्या बनेगा, जिंक एसिटेट बनेगा, ये सोडियम एसिटेट है, ये क्या है, सोडियम एसिटेट है, ये क्या कहोगे, कार्बोक्सिलिक का सोडियम लवण, इसको क्या कहोगे, कार्बोक्सिलेट का सोडियम लवण, या इसको सोडियम एसिटेट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, यहाँ भी देखो सिर्फ ये जिंक एसिटेट हो गया। सर यहाँ सर 2 क्यों लग गया, अरे बच्चे क्लास 9 तो नहीं पढ़े थे, फार्मूला बनाना आपको नहीं सिखाया गया था, सिखाया गया था सर, देखो क्यों, क्योंकि देखो क्या है, CH3, इसमें क्या था अपना CH3COOH, तो CH3COO, इस पर कितना चार्ज होता है, इस पर होता है -1 चार्ज, और इस पर कितना चार्ज होता है, 2 चार्ज, तो 2 इसके पैरों में आ जाएगा, ये इसके चल जाएगा, तो C क्या बन जाएगा, इसका 2 चार्ज इसमें जाएगा, 2 इसमें आ गया CH3COO में, और इसका 1 चार्ज इसमें जेनन में आएगा, तो एक तो लिखते नहीं, जिंक एसिटेट क्या बन गया, जिंक, और ये क्या है, एसिटेट का ये बैलेंसी है। ये क्या है, थोड़ा पॉलीटेमिक है, तो मैंने आपको नोट्स में लिखवा दिया हूँ, कहाँ पर सर, अपने कोचिंग में भी चिपकाया गया है, बच्चे वहाँ से पढ़ते हैं। तो थोड़ा हम एस्टरीफिकेशन रिएक्शन को पढ़ते हैं, थोड़ा स्टिरीकरण अभिक्रिया क्या है, इथेनोइक अम्ल का अगर हम स्टिरीकरण करेंगे तो क्या होगा, तो देखो इथेनोइक अम्ल भाई, इथेनोइक अम्ल एसिड कैटलिस्ट की उपस्थिति में एथेनॉल के साथ अभिक्रिया कर एस्टर देता है, कहता है एस्टर देता है। ये रिएक्शन की बुक में लिखी है, आपको याद रखना है। बुक में एक जगह मिसप्रिंट था तो उसको मैं सुधार दिया हूँ और नोट्स में भी लिखवा दिया बुक में। और पूरा देखो, बुक 2 प्रकार के हैं, और पुराना वाला सेट है तो उसमें थोड़ा प्रिंटिंग गलत है, तो नए वाले में इसको सुधार कर दिया गया है। तो जिसमें मैं यहाँ सुधार किया हूँ, बाद में आपको बताऊँगा, यहाँ पर सुधार किया हूँ, यहाँ पर जिसमें वही चीज़ लिखा है गलती कर, यहाँ पर सोडियम होगा, क्या होगा, सोडियम। तो इसमें इसको नोट्स में सही से लिखवा दिया हूँ, बुक में भी सुधरवा दूंगा, चिंता नहीं करना है। ये क्या बन गया, एस्टर, क्या बन गया, एस्टर। अब सर मत पूछना एस्टर कैसे बना, ये आपको बहुत आराम से समझाया था उधर कि इसमें एक हाइड्रोजन टूटेगा, ठीक, तो वैलेंसी फ्री हो जाएगी। एस्टरीफिकेशन आपको इधर पढ़ा दिया गया, बहुत पहले पढ़ा दिया हूँ, इधर पढ़ा दिया हूँ एस्टरीफिकेशन क्या है, एस्टरीकरण आपको यहाँ पढ़ा दिया हूँ आज ही के लेक्चर में। देखो यहाँ पढ़ा दिया गया है कि अब करता है तो ये कैसे बनता है, ये बॉन्ड पूरा इसका मैकेनिज्म यहाँ समझाता है मैं, कैसे बनाइए, कैसे यहाँ बॉन्ड फ्री हो जाते हैं, ठीक। तो आपको यहाँ प्रश्न नहीं करना है अभी, सिर्फ आपको नोट्स में ऐड कर लेना है, आपके नोट्स के लिए है, आपको इसको याद रखना है। ये बॉन्ड कैसे फ्री हो गया आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर होता है निर्जलीकरण। क्या होता है, निर्जलीकरण। एस्टर का निर्माण की प्रक्रिया को एस्टरीकरण नहीं कहते हैं के रूप में जाना जाता है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर जी। हाँ सर, चलो एस्टर क्या होता है बच्चे जी, एस्टर का इस्तेमाल बहुत करते हैं, क्या होता है भाई, ये सुखद फल वाला होता है। अपने मैंगो फ्रूटी पीते हो तो उसमें फल कितना है, फल उसमें अगर मैंगो 5% 10% मैंगो है तो बाकी वो पूरा आपको स्लाइस पूरा मज़ा में लगता है कि आमो ही आम है, स्लाइस में लगता है कि आम है, जो कि आम नहीं है, उसका सुगंध उसमें एस्टर मिलाया गया है। एस्टर पीते हैं आप, जो कभी एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है, ठीक। चलो अब आपसे टॉपिक लिखो, एस्टर के उपयोग। टॉपिक लिखिए आप, एस्टर का यूज ऑफ एस्टर। कहाँ गया रे, मिल गया।
एस्टर का ओल्ड से लिखवाना है तो मैं तो लिखवाऊंगा ही, आपको ये लिखना है तो चलो यहाँ से लिख लें। यहाँ से एस्टर का उपयोग हो गया। और कोल्ड ड्रिंक पीता होता तो बहुत, तो सब कोल्ड ड्रिंक पीता है, ये वाला कोल्ड ड्रिंक्स, तो कोल्ड ड्रिंक्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हो गया बच्चा जी का, हो गया। हाँ चलो, एक ये भी पॉइंट उसमें नोट कर लो, ये पाँचवा छठा पॉइंट कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका सफ़ेद लेड यानी PbCO3 इसके रूप में भी, इसके भी निर्माण में इसका एस्टर का इस्तेमाल करते हैं सर। हाँ सर हो गया। आज का आखिरी टॉपिक बचता है बच्चा जी साबुनीकरण, सॉफ्टनिफिकेशन। साबुनीकरण क्या है सर बच्चा जी, कहते हैं देखो इसको थोड़ा बच्चे बुक में जाओगे तो साबुनीकरण के बारे में ऐसा लिख रहा है, साबुनीकरण कहता है। तो मैं बोलता हूँ अपना डेंसिटी पढ़िएगा, आपको ये भी याद होता है तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें लिख रहा है कि देखो, कहते हैं एस्टर या अम्ल क्षारक, एस्टर कहता है अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके पुनः एल्कोहल या कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। ठीक, सिर्फ रिएक्शन बुक में गलती दिया है, कुछ बुक में, हर किसी बुक में सोडियम लिखा तब सही है, आपका बुक सही है, यहाँ पर सोडियम नहीं दिया तो आपका बुक गलत है। साबुनीकरण कहा जाता है। लेकिन आपको थोड़ा जब साइंस जब टीचर पढ़ाते तो आपको थोड़ा जम के पढ़ाएंगे वो लोग, पूरा इसका प्रोसेस समझाएंगे, रटने नहीं देंगे आपको। यहाँ पर लिखा गया भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ ट्रीटिंग करने पर, उपचार करने पर पुनः एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ के सोडियम लवण में बदल जाते हैं, इस अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है। जैसे ये आपके पास क्या है CH3 COOH C2H5, ठीक है सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में इसको ट्रीट करते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है भाई इथाइल इथेनॉल है, ये इथाइल इथेनॉल है, क्या बन गया सोडियम इथेनॉल बन जाता है, क्योंकि ये भाई इसको तो डिस्प्लेस करेगा ही इसके एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और क्या बनेगा CH3 COO, और इसमें क्या जो यहाँ पर आए, यहाँ पर ये आ जाएगा और इनको तो अलग हटा देगा, इनको हटाएगा यहाँ से, C2H5 हट जाएंगे यहाँ से, और इसके जो OH है इसके OH में आके चिपक जाएंगे, तो ये बन गया आपका इथेनॉल। क्या बन गया ये इथेनॉल, C2H5 इथेनॉल है ना, हाँ इथेनॉल बन गया। साबुनीकरण का उपयोग साबुन बनाने में भी किया जाता है। हो गया जी। चलो अब आपका टॉपिक बनता है एक और साबुनीकरण के आपको, और साबुन जो प्रोसेस बनना आपको, साबुन अब जब हम पढ़ाएंगे अगले एक लेक्चर और बचा है, उसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन सर, यानी अगले लेक्चर में आपका लगभग 95% को खत्म हो जाएगा केमिस्ट्री, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी 2 लेक्चर और आएंगे तो आपका चैप्टर खत्म। बहुत बार चैप्टर होता है ये बच्चा जी, इसको मैं 8 लेक्चर में लिपटा रहा हूँ, तो अब लेक्चर देखें, लेक्चर ड्यूरेशन कितना बड़ा लेक्चर है, बड़े लेक्चर दिया हूँ इसलिए खत्म हो जल्दी सब, नहीं तो मैं 45 मिनट का वीडियो बना तो बहुत सारे वीडियो हो जाते हैं। एथेनोइक अम्ल का उपयोग, जल्दी लिखे इसको, चलो नोट कर लेते जल्दी से फटाफट। देखो मैंने लिखा है 5 से 8% याद रखिएगा, 3 से 4% आपको बुक में दिया है, कोई दोनों याद रखिएगा, जो पेपर में अगर ऑप्शन पूछ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो है, यहाँ भी दिया है 5 से 8, वहाँ भी 3 से 4, कोई कंफर्म तो दिया नहीं है, ठीक है सर। ये कर ले जल्दी से, लिख लिया अपने एथेनोइक एसिड का उपयोग लिख लिया अपने, हाँ सर इथेनोइक एसिड का उपयोग हमने लिख लिया, याद रखना प्यारे जी, इसको याद रखिएगा, हाँ सर। चलो आगे बढ़ें, हाँ सर। अब यहाँ से बच्चे आपको माइंड टेस्ट, अगर जो बच्चे मैं MCQ लाया हूँ, जो आपसे अगर MCQ हो जा रहा है तो इस चैनल से पढ़ने का फायदा, देखो बच्चे बाकी जी कहीं हमको रटवाया जाता है, वहाँ पर टॉपिक पढ़ा वहाँ से अब लाते हैं MCQ सीरीज, खूब रटवाएंगे लिखवाएंगे, यहाँ ऐसा नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं लग रहा है तो मुझे पढ़ाने, मैंने आपको सही से नहीं पढ़ाया है, मेरा मतलब यही निकलेगा कि मैंने आपको ढंग से नहीं पढ़ाया है। और जो बच्चे मेरे सारे क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, 1-2 क्वेश्चन मिस्टेक हो चलेगा, तो मैं समझो मेरा पढ़ाई सार्थक हो गया। जैसे खाना पूछ रहा है कि खाना पकाते समय यदि बर्तन का निचला हिस्सा जब पेनी होता है काला काला पड़ गया है, क्या दिक्कत है, वहाँ पर क्या समस्या हो गई है, खाना पूरी तरह नहीं पका इसलिए पेनी काला हो गया, ईंधन पूरी तरह से नहीं जला है, ईंधन गीला था या ईंधन पूरी तरह से जल गया है। जो तो जिन बच्चों ने ये सोचा होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही, मेरे से पहले सोच लेना है, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि वो पूरा जल जाता तो भाई क्या है कि पेनी काला होता, क्योंकि वहाँ पर पूर्ण दहन नहीं है, वहाँ पर कंप्लीट कंबस्शन नहीं हो रहा है, वहाँ पर इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रहा है। चलो दूसरे प्रश्न सर जी, मैंने बोला था पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा, ऐसे मैंने बोला था कि भाई क्लोरीन हाइड्रोकार्बन में अभिक्रिया करता है तो क्या चाहिए, जल्दी बताओ, आज ही के पेपर में किया हूँ। सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति, अरे वो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, जल की उपस्थिति, सभी। ओह, जिन बच्चों ने ऑप्शन बी किया बहुत सही, क्योंकि मैंने बोला भी था जब आज वीडियो शुरू किया था कि यहाँ पर सनलाइट होना आवश्यक है, सनलाइट होना आवश्यक है। अब इसका तो मैं आंसर नहीं करोगे तो पढ़ाई हो मेरा सब कुछ कचरा हो गया। पूछ रहा है स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथाइन, इथाइन गैस में से फार्मूला कौन है, जल्दी करो। अच्छा बच्चा चारों को बना लेगा रफ में, पहले तो आंसर खोज लो, होना चाहिए कौन आपके हिसाब से। पहले तो ऐसा ही लगा एथाइन, आइन लगा है, एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड खोज रहा है, तो ऐसा ही तो दोनों गलत हो गया। अब जो बच्चा इस दोनों में से कोई आंसर किया होगा, ऑप्शन ए किया होगा, बहुत सही है, ऑप्शन ए वाला बच्चा बहुत सही है। अब
पढ़ने का मेरा मतलब निकल गया। देखता हूँ मैं ऑफलाइन चेक करूँगा मेरे कितने बच्चे अच्छे हैं। चलो चलो इसको देखो तो, इसको देखो तो, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 H5 CH2, ये इसका एक कौन, इसका IUPAC नाम क्या है? जल्दी करो तो, इस कंपाउंड का IUPAC नाम क्या है? ओहो बच्चा वीडियो रोका, क्वेश्चन को लिख लिया और आंसर कर दिया होगा। ऑप्शन बी वाले बिल्कुल सही बच्चे होंगे। अब देखो इसमें से कुछ सोचता हुआ ना, 3 मिथाइल ले लेता हूँ। अरे आपको बताया था अल्फ़ाबेट रूल चलता है कि नहीं चलता है? यहाँ पर मिथाइल लड़ा है, इथाइल लड़ा है, बात समझ रहा हूँ। तो तुम्हें बताओ, मिथाइल में M है, इथाइल में E है, तो पहले ABCD में M आता है कि E आता है? तो पहले E आता है, तो पहले E ना सही होगा। भूल जाते हो तुम नियम, 6 को नियम पढ़ाया गया है। और क्लास 12 में तुम क्या कर बनाने वाले मेरे बच्चे, अच्छे बच्चे हैं, सुंदर बच्चे हैं। चलो IUPAC नाम ऑफ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2H, इसका IUPAC नाम क्या है? IUPAC नाम क्या है इसका? IUPAC नाम क्या है बताइए? 3 ब्यूटेन, ब्यूटिन, प्रोप इन 1, ब्यूटिन 1 इन ब्यूटाइन। बताइए जल्दी से, सोचे सोचे। चलो ऑप्शन सी जिन बच्चों ने किया होगा बिल्कुल आप सही थे। अब देखो यहाँ तो क्वेश्चन आ गया एक, यहाँ ऑप्शन भी नहीं दिया हूँ। कहता कि इसमें से कौन मोलिकुलर फार्मूला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोलिकुलर फार्मूला, किसका? अरे भाई क्वेश्चन ही अधूरा कर दिया हूँ मैं तो। एक सेकंड बच्चा जी, क्वेश्चन थोड़ा सा मोलिकुलर फार्मूला है साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पर क्या होना चाहिए क्वेश्चन में? साइक्लोब्यूटेन इज, साइक्लोब्यूटेन का कौन सा सूत्र सही है? जल्दी करें। 5 का साइक्लोब्यूटेन का फार्मूला कौन सा है? तो कुछ बच्चा कहेगा सर C4H10, कुछ बच्चा कहेगा कुछ भी। तो जिस बच्चे ने ऐसा किया होगा, साइक्लोब्यूटेन क्या होता है? 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन, 4 समय दे दिया है, फंसा दिया। 2 4 6 8 C4H10। ओहो जिन बच्चे ने सी किया होगा सही थे। ये तो नॉर्मल ब्यूटेन हो गया, C4H10 ये तो सामान्य ब्यूटेन का फार्मूला है। साइक्लोब्यूटेन में बताइए क्या होता है? देखो ये तो आपको बताया था कि जो वो ब्यूटेन जो मैं बता रहा हूँ, जो बेंजीन वाला वो जो ब्यूटेन आप बता रहे हैं जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, वो तो उसका अनसैचुरेटेड में चलाता है। सैचुरेटेड में क्या होता है? जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया गया था, चैप्टर को थोड़ा सा रिविजन कीजिए। इसका मैचिंग कर दिया आपने तो तुम बहादुर हो। इसका जो मैचिंग कर देगा वो मेरा शेर है। चलो क्योंकि इसमें पूरा कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। आपको इधर 4 कंपाउंड दिया है, इधर 4 ऑप्शन दिया है, आपको मैच करना है इसमें कौन कौन से मैच करेगा, यानी नाम तो आपको आना चाहिए। तब 4 ऑप्शन नीचे दिया गया है, तो बताना कौन आंसर होगा। हो गया क्वेश्चन आपने पूरा ही लिख लिया है, क्योंकि कुछ ऑप्शन नीचे छूट रहा है उसको लिखवाना है। हाँ सर मैंने लिख लिया है, तो अब ऑप्शन चेक करें अपना। ये अब दिख रहा है, पूरा ऑप्शन दिख रहा है। अब बताएं कौन सा ऑप्शन होगा? 1 2 3 से मिलाएंगे, 1 को 1 से मिलाएंगे, कौन से किसको मिलाएं आपने चेक कीजिए। सब कैसे मिलान दिया, कौन सही है? अच्छे बच्चे जी आपने मिला लिया। अब देखो मैं आपके भी देखो मतलब मैं क्या सोचूंगा, मुझे सारे स्ट्रक्चर में मुझे ये वाला स्ट्रक्चर आसान दिख रहा है कि नहीं? तो मैं मिलाऊंगा क्या है? 1 2 3 4 ब्यूट सिंगल बॉन्ड, तो ब्यूटेन OH ऑल, ब्यूटेनॉल। तो ब्यूटेनॉल कहाँ है? ये नहीं है, ब्यूटेनोन है, ब्यूटेनॉल। तो मैं इसको मिलाऊंगा। कहने का मतलब मेरा D 1 से कहाँ मिला है? मेरा D, अच्छा यहाँ छोटा D होना चाहिए, स्मॉल d। मेरा D 1 से कहाँ मिला है? D 1 से यहाँ मिला है और D 1 से यहाँ मिला है। फंसा दिया है सवाल, D 1 से मिला, ठीक है सर। अब और मिलाना पड़ेगा, एक और मिलाना पड़ेगा, इहो में D मिला है, इहो में मिला है, फंसा दिया सवाल को। अब आपको एक और कम से कम मिलाना पड़ेगा। तो आपके लिए आसान कौन दिख रहा है? एक और स्ट्रक्चर। ऐसे तो है सब आसान, सब आसाने हैं। इसी का आप करेंगे, अगर अब आप करेंगे तो ये COH ये क्या है? COH क्या है? CHO, C डबल O तो नहीं है, COH CHO। जल्दी कर, ये तो कीटोन है ना, ये कीटोन है। C डबल ये आसान दिख रहा है। यहाँ पर कार्बन का RR, यहाँ पर डबल वन O कीटोन, ओन, यानी A का दूर से मिलना चाहिए। कीटोन, ओन कहाँ लगा? यहाँ लगा है। अब ब्यूट 4 कार्बन है क्या? 1 2 3 4, हाँ बिल्कुल ब्यूटेनोन। ओन तो लगा है, ब्यूटोन, ये सही है। A का तो भाई 2 से मिलना चाहिए, A का 2 यहाँ मिला है, यहाँ A का 4 है, यही सही होगा। तो जिन बच्चों ने सी किया होगा सही है। मैं लेकिन अपने चारों से सॉल्व करना। अब मैं कुछ आपको MCQ कराने जा रहा हूँ।
अपने टारगेट में। आज मुझे ऑप्शन गलत मिला है, कुछ बच्चे को तो मिलता भी नहीं होगा क्योंकि आपने खोजा भी नहीं होगा उसको ढंग से। चलो पहला मेरा क्वेश्चन होगा शुरू 2 नंबर से। थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा, जल्दी जल्दी करेंगे बच्चे। इतना प्यार से कौन पढ़ाता है? पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद आपसे क्वेश्चन उसका प्रैक्टिस साथ में करवा देता हूँ। अब कोई इसको मैं आप काहे इंतजार करेंगे प्रैक्टिस के लिए? साथ में तो सब कराया, सब चैप्टर में सही पढ़ाया गया है। क्वेश्चन उसका MCQ सब साथ में करा दिया गया है। चलो 2 को क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा ईंधन का इस्तेमाल कम करते हैं आप ईंधन के रूप में? तो आप तो बिल्कुल आप बिल्कुल इसका सही आंसर देंगे एथेनॉल। एथेनॉल का इथेनॉल लिखा है ना, इसको इथेनॉल इंग्लिश से पढ़ते हैं, हिंदी में आप हिंदी में एथेनॉल बोल रहे थे इसको। 2 का 2 हो गया। चलो अब आपको मैं ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 नंबर बताएंगे उसी कीजिएगा। चीनी का तो आप जानते होंगे, इसको कर लीजिएगा भाई, इसको आपको पता है। इस वजह से गलती से दे दिया है ये वाला 14, 15, 16 टिक मार दीजिएगा अपने नोट्स में। 14, 15, 16 तीनों कर लीजिए। 14, 15, 16 कर लीजिए। ऐसे इसको आपने कर लिया होगा बहुत बार। संगमरमर का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22 ये चीनी का सूत्र हो गया, ठीक है सर। सोडियम कार्बोनेट ये वाला कीजिए, 16 कीजिए। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है? आज ही मैं पूछा था आपसे क्वेश्चन में, आज ऐसे से अभिक्रिया करवाया गया था आपको। हाँ सर, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ऑप्शन ए सही है। हो किधर गया? ये सही है, ये मैं कहाँ मार दिया। 16 हो गया। सिर्फ आपको 16 करना था, 17 नहीं करना था। 16 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको लाता हूँ क्वेश्चन नंबर, जो इसका आंसर इसमें गलत दिया गया था, ये वाला 33 कीजिए। 33 कीजिए, बाकी ढक देता हूँ नहीं तो बच्चे दूसरा ही समझ लेंगे। थर्टी थ्री आपका बुक में इसका गलत, यहाँ पर आंसर गलत दिया है। एक और क्वेश्चन इसी को घुमा के पूछा, वहाँ पर सही दिया है, यहाँ गलत दिया है। चलो जल्दी करो, बताओ। इथेनॉल को हम लोग गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? तो वहाँ पर बनेगा आपका इथिन बन रहा था ना, इथाइन बन रहा था, इथाइन। C2H4 इथिन बन रहा था, एथिन बन रहा था। हाँ सर, तो डी सही होगा। 33 का डी सही होगा। इसमें क्या दिया है 33 का? देखो मैं क्या बोलता हूँ, मत यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 का दिया है C। यहाँ पर चेक करोगे ना, 33 का आंसर दे दिया है C। 33 का दिया है C, जो गलत है। यहाँ पर देना चाहिए D, ये गलत दिया है। अब कोई बच्चा इसको याद करेगा तो कितना फंसेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कोई बच्चा को दिक्कत हो, मेरे कोई भाई बहन को तकलीफ हो जाए। अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर लेकर आपको। चलो आज ही बताया था आपको टिंचर आयोडीन आज ही मैं बताया था आपको, नोट्स में लिखवाया भी था, 22 में पूछा भी गया। नोट्स से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आयोडीन निम्नलिखित में किस द्रव्य को घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? किसको घोल रहे थे आप? किसको घोल रहे थे आप? वहाँ पर घोल रहे थे एथाइल अल्कोहल को। किसको घोल रहे थे? एथाइल अल्कोहल को। ये गलती क्या लिख दी है? एथिल लिख दिया ना। देखो इनका मजबूरी क्या है, क्योंकि देखो इसको अभी पढ़ोगे ना तो इथिल, इसको हिंदी करोगे ट्रांसलेट तो एथिल लिखा जाएगा, जबकि इसको पढ़ेंगे इथाइल। क्या पढ़ेंगे? इथाइल एल्कोहल। ऑप्शन डी हो जाएगा, 58 का डी हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल। C2H5OH। 58 के बाद चलना है आपको 63। ये सब कर लीजिए। 63 आप यहाँ से कर लीजिए। 63, 65। एथेनॉल का सामान्य नाम क्या है? बताया था आपको, इसको एल्कोहल ही तो कहते हैं। तो 63 का ये हो जाएगा, ये दिया है, बिल्कुल सही दिया है। सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा से बदलने में कौन सक्षम है? ये तो गलत है। 65 कर लीजिए, 65 कर लीजिए। एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? हो सर आज कह रहे थे बी, एसिटिक अम्ल। हाँ सर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए। एसिटिक अम्ल को कितने प्रतिशत बिलियन कोशिका कहते हैं? 66। कितना प्रतिशत? देखो अब यहाँ पर मालूम चल जाएगा मैडम ने क्या लिखवाया। इसका 3 से 4% बुक में 3 से 4% दिया, मैं इसलिए दोनों लिखवा दिया हूँ। तो 66 का C, 66 का C बिल्कुल सही दिया है। तो आपको तीनों क्वेश्चन करना था। 63 करना था, 65 करना है और 66 करना है। जहाँ मैं मार्क लगा रहा हूँ 67 भी आपको करना है। शुद्ध एथेनोइक एसिड का मैं कितना गलनांक होता है आज लिखवा दिया। मेल्टिंग पॉइंट इसको बुक में दिया है, वहीं पढ़ लीजिएगा, दिया है।
आज अपना बुक पूरा पढ़ना, मैं समय कम लिया हूँ, आपको बुक आप पढ़ना पड़ेगा आपको। हाइड्रोजन परमाणु कितने बॉन्ड होते हैं, तो जानते हैं 2 बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच भाई तो डबल बॉन्ड होगा, 2 होगा ना, सॉरी 2 हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन तो 2 चाहिए, तो एक सिंगल बॉन्ड होगा, सब में एक अलग बॉन्ड होगा। तो 68 का ये हो जाएगा, 68 का बिल्कुल सही दिया है, सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें एक अलग बॉन्ड होगा। 69 तो पहले से करा दिया गया है। डल्डा आज पढ़ाया हूँ, तो डल्डा खाइए और आंसर दीजिए मेरा डल्डा का आंसर। 70 आपको डल्डा पढ़ाया था, वनस्पति घी से डल्डा बना रहा था, वनस्पति तेल से डल्डा बना रहे थे आप। तो क्या था वो, डल्डा में उपस्थित अम्ल किस प्रकृति का होता है। वासा जो था, वासा अम्ल क्या थे, वासा अम्ल जिसमें थे वो क्या थे, संतृप्त या असंतृप्त। 70 का आंसर कर जल्दी से। तो जैसे उसका वासा अम्ल होगा कि प्रकृति, जैसे डल्डा बनेगा वो संतृप्त होता है, हाइड्रो, इसीलिए खाने लायक नहीं बनता है, ये हो जाता है इसका। तो क्या क्या बन गया, प्लस 67 हो गया, ये भी हो गया, 68 हो गया, 69 70 भी हो गया सर। चलते हैं आपको 75 पर लेकर 75 ये वाला करें। पूछा एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है। भाई तो एल्कोहल का फार्मूला में देखेंगे, उसमें नाइट्रोजन कहाँ होता ही नहीं है नाइट्रोजन। वनस्पति तेलों में, ये भी कर लीजिए 76, वनस्पति तेलों में होती हैं लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन की असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जल्दी बताएं, ये क्वेश्चन कराया हूँ। वनस्पति तेल में क्या होता है, लंबा होता है, लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है सर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है सर। तो एक बार आंसर मिला लेते तो मैं मैच करते चलूँगा कि बच्चे को गलती ना मिल जाए। 76 भी बिल्कुल सही दिया है इन्होंने, टारगेट वाले इस बार सही है। तो आपके क्या हो गया, 75 हो गया। चलिए 76 क्वेश्चन देख लीजिए, 76 भी हो गया, 76 हो गया। अब चलते हैं आपको लेकर, मैं ये वाला ताजे किया था ना अपने, कैल्शियम कार्बाइड नहीं, कैल्शियम कार्बाइड नहीं, कैल्शियम कार्बाइड ले लो, क्या देता है 83D एल्डिहाइड देता है, इथाइन, कैल्शियम कार्बाइड जेल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, एल्केन, एथेन, एथीन, एथाइन। ये कर लें, ये तो हमने पढ़ा था थोड़ा सा, एथाइन मिल रहा था आपको, ये 83 भी कर लीजिए, एथाइन मिल रहा था ना, C2H4 मिल रहा था, C2H2 होगा। चलो इसको ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसको हम अगले लेक्चर में एक बार इसको डब्ल्यू में लिखता हूँ। ऐसा हो गया है, इसका एथाइन सही होगा, इथाइन हो जाएगा यहाँ पर। चलिए इसको रहने दिया जाए, इसको मैं होमवर्क को छोड़ता हूँ, मैं इसको गलत काट लेता हूँ, इसको मैं शायद आपको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया हूँ, तो जो नहीं पढ़ा मुझे क्वेश्चन करने में मज़ा नहीं आता, छोड़ देता हूँ इसको। 83 टेंशन मत लीजिएगा, 83 छोड़ देना है, लेकिन 84 तो करना पड़ेगा आपको, और 84 नहीं करोगे तो पिटाओगे, ऑनलाइन थप्पड़ खाओगे, ऑनलाइन यहीं से थप्पड़ वाला इमोजी भेजेंगे, आपको गाल पर लगेगा जाकर। एथाइल एल्कोहल का IPC नाम क्या है, जल्दी करें, 84 तो करना पड़ेगा आपको। चलो एथेनॉल बिल्कुल सही है आप लोग, एथाइल एल्कोहल पढ़ना, इसको निम्न कार्बन का प्रूफ पढ़ा दिया गया है। निम्न कमरे ताप पर कौन द्रव है, इसको भी करें, 86 भी कीजिए, 84 हो गया, 86 हो गया, 86 भी कीजिए। कौन द्रव था, कौन लिक्विड में था, तो मैंने एथेनॉल का आपको लिखवाया था, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है एथेनॉल, तो 86 का C होना चाहिए, 86 का C बिल्कुल दिया है। एथेनॉल जो था आपका लिक्विड फॉर्म में था, 87 तो पहले से करा दिया हूँ। अब 88 कीजिए, तो निम्नलिखित में एल्कोहल में सबसे कम विलेय कौन है, सबसे कम कौन घुलेगा, देखो ये तो बहुत घुलता है एथेनॉल, ये भी घुल जाएगा, जिसमें ज़्यादा कार्बन वो जल्दी कम देर से घुलेगा, 1 2 3 4 है, ये सबसे कम घुलेगा, ज़्यादा ये घुलेगा, ये लोग थोड़ा कम घुलेंगे, सबसे अधिक ये घुलेगा, सबसे कम ये घुलेगा, तब का आंसर हो गया 89। इसको भी कर लेता हूँ, 89 कर लीजिए। 89 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है, तो इसमें आप एसिटिलीन कर रहे थे ना, एसिटिलीन करेंगे आप, और एसिटिलीन किसका नाम है, 89 भी कर लीजिए, 88 और 89 दोनों करना है आपको 88 भी करना है, आपको 89 भी करना है, हो गया। चलो 91 कीजिए, अब 91, 90 तो पहले से हो चुका है, 90 तो पहले से हुआ है, अभी 91 करना है। निम्नलिखित में शराब के रूप में कौन आता है, तो भाई हम लोग एथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं ना, एथेनॉल का 91 का हो जाएगा आपका एथेनॉल, हाँ बिल्कुल सही दिया है, 91 तो पहले से करा दिया गया है। कह रहा है कि एथेनॉल को इस पर 93 भी कीजिए, कहते इतने पर गर्म करने पर क्या बनता है, ये क्वेश्चन, हाँ वही क्वेश्चन है, क्या बनता है बच्चा जी, यहाँ बन जाएगा इथाइन, क्या बनता है C2H4, इथिन बनता है, इथिन, ये बन जाएगा C, 93 का C हो जाएगा, बिल्कुल दिया है, सही दिया है, यहाँ पर सही दिया है।
ऐसी क्वेश्चन का आंसर वहाँ गलती दिया था, तो 93 पे आपको करना था आज के क्वेश्चन में। 94 भी कर लीजिए। एसिटिलीन किसका उदाहरण है बताइए? एसिटिलीन क्या है? संतृप्त कार्बन का असंतृप्त कार्बन। तो आपको पहले बताना एसिटिलीन किसका इसका नाम क्या है। 94 कभी हो जाएगा, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं, ये अभी छोड़ दीजिए, ये अभी नहीं पढ़ाया गया। 97 90 टेल्किन का सामान्य सूत्र क्या है, बस इतना ही था। इतना ही क्वेश्चन था आज के क्वेश्चन में आपके ये नोट्स में। बहुत हुआ बच्चा जी, ये लेक्चर छोटा नहीं है, इसको जल्दी से नोट्स बनाइएगा। मैं आपको समझता हूँ 1 से 2 दिन, 2 दिन में पूरा वीडियो खत्म कर देना आपको, ठीक है। बाकी सब करा दिया गया है। देखो 98 क्वेश्चन एक चैप्टर से कर रहा हूँ, ज़्यादा ही हो जाएगा। 98 तो आपको इसमें दिया ना, मैं तो पेपर भी सॉल्व कर रहा हूँ, पेपर भी कराएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो थैंक यू बच्चा जी, मेरा मेहनत कैसा लगता है जरूर इसको बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू सो मच। जम कर रिवीजन कीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन में पढ़ें, ज़्यादा क्वेश्चन में प्रैक्टिस कीजिए, और आंसर कहाँ से याद करना है, अपने नोट्स में से कोई क्वेश्चन खोजें, उसका आंसर जाए अपने नोट्स में खोजें, यही काम आपको करना है पूरे 1 महीना तक, ठीक है। अब बस डरना मत, तुम्हारे 450 ऊपर नंबर जाएगा। और जैसा मैं बता रहा हूँ पढ़ना है, नोट्स पूरा बना ली हो, मैं जो पढ़ाया हूँ उसी को नोट्स में से आंसर ढूंढना है अपने क्वेश्चन बैंक से। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन खोजो, आंसर अपने नोट्स से पढ़ो, यही करना है। गाइड से आंसर मत याद करना, तो फिर तुम ट्यूशन काहे किए, तुमने कोचिंग क्यों की जब तुमको गाइड का आंसर याद करना है ना। ओके, थैंक यू बच्चा जी, शुक्रिया।